With the name of Allah Almighty, today the book is from prose, and that is Culture and Imperialism by Edward Said. एडवर्ड साइड, दर हकीकत तो इसका नाम सईद ही है, जिस तरह के एक अरेबिक नेम सईद है। इंग्लिश पीपल इसे साइड कहते हैं, तो आप सईद भी कह सकते हैं, साइड भी कह सकते हैं। आइए हम इसको प्रोनाउंस करेंगे एडवर्ड साइड। आखिर में हम डी की प्रोनाउंसिएशन देंगे, एडवर्ड साइड। First of all, the topic culture and imperialism. कल्चर का मतलब होता है way of living, कल्चर का मतलब होता है आइडियोलॉजी। हर सोसाइटी, हर नेशन एक आइडियोलॉजी के तहत ही जिंदगी गुजारती है। एंड इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म लफ्ज़ का मतलब है किसी कौम के ऊपर गलबा पा लेना, कब्जा कर लेना। दर हकीकत इंपीरियलिज्म के दो मीनिंग्स हैं। एक मीनिंग है स्ट्रांग कंट्रीज के हवाले से, जो दुनिया के मजबूत तरीन मुल्क हैं, जैसा कि फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका। इनके मुताबिक इंपीरियलिज्म का मतलब है दूसरों की इस्लाह करना, उनके मुल्क में जाकर, और जो गरीब ममालिक हैं उनके नज़दीक इसका मतलब है कब्जा कर लेना, असलाह के रूप धार कर दूसरों पर कब्जा जमा लेना। हमें ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं लगता और हमारे लिए आसान है, बिकॉज वी आर आल्सो वन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द वर्ल्ड। हमारे ऊपर किसका कब्जा रहा है? ब्रिटिश का। इंग्लैंड से कहते हैं, बरतानिया, उसने हमारे इस पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर रखा था और उनका कब्जा 200 साल तकरीबन मुसल्लत रहा है हम पर। तो हम इस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, आज हम बात कर रहे हैं कल्चर का इंपीरियलिज्म के साथ क्या वास्ता है। रहन सहन खान पान का, एक कौम के रहन सहन खान पान का कब्जा ग्रुप के साथ क्या वास्ता है। ठीक है, तो दो चीज़ों का हम कम्बिनेशन देखेंगे। आइए पहले देखते हैं यूनिवर्सिटी किस तरह के क्वेश्चन रेज करती है। क्वेश्चंस: व्हाट अकॉर्डिंग टू एडवर्ड साइड इज कल्चर? कल्चर क्या है साइड के मुताबिक? व्हाट इंपीरियलिज्म, और इंपीरियलिज्म क्या है? एंड हाउ डज ही रिलेट द टू? इन दोनों को आपस में वो जोड़ता कैसे है? या क्वेश्चन आ गया, टू हाउ मैनी क्लासिकल इंग्लिश नॉवलिस्ट डज एडवर्ड साइड रेफर? एडवर्ड साइड ने कितने इंग्लिश नॉवलिस्ट रेफर किए हैं इन हिज इंट्रोडक्शन टू कल्चरल एंड इंपीरियलिज्म? अपने इस कल्चरल और इंपीरियलिज्म वाले टॉपिक के अंदर कितने नॉवलिस्ट्स का रेफरेंस दिया है? किसने? एडवर्ड साइड। इन व्हाट कंटेक्स्ट, किस कंटेक्स्ट में दिया है? एंड व्हाट पर्पस, और क्यों दिया है? मकसद क्या था? नॉवलिस्ट का रेफरेंस क्यों दिया है, किस कंटेक्स्ट में दिया है, और किस किस का दिया है, ये बताना है। एडवर्ड साइड ने अपनी इस प्रोज की बुक में, अपनी इस नसर के अंदाज में लिखी जाने वाली बुक में, इस तबसरे के अंदर उसने कुछ नॉवलिस्ट का जिक्र भी किया है। तो वो कौन कौन से हैं और वो नॉवलिस्ट क्यों बयान किए गए इस बुक के अंदर, ये भी बताना है। ओके, कब आया ये क्वेश्चन पंजाब यूनिवर्सिटी में? 2004 में। हाउ फार हैज एडवर्ड साइड सक्सीडेड इन स्ट्राइपिंग द मास्क फ्रॉम द अगली फेस ऑफ इंपीरियलिज्म? इंपीरियलिज्म के बदसूरत चेहरे से
एडवर्ड साइड ने किस तरह मास्क फाड़ दिया, उतार दिया, किस तरह मास्क उसने उतारा है इंपीरियलिज्म के चेहरे से। What is the main crux of एडवर्ड साइड्स कंटेंशन? एडवर्ड साइड के इरादे या जिद्दोजहद का मेन बुनियाद क्या है? क्रुक्स बुनियाद, मेन बुनियाद क्या है उसके सारी स्ट्रगल की? इन हिज इंट्रोडक्शन टू कल्चर एंड एम्पीरियलिज्म, what evidence does Edward Said produce to condemn imperialism as an evil? एडवर्ड साइड जब कहता है और एम्पेरियलिज्म एक ईवल है और ईवल समझ के उसे कंडेम करता है, तो वो क्या सबूत देता है? हाईलाइट द मेन पॉइंट्स दैट एडवर्ड साइड मेक्स इन इंट्रोडक्शन टू कल्चर एंड एम्पीरियलिज्म। What does Edward Said mean when he talks of the dominating and dominated cultures? एडवर्ड साइड का क्या मतलब होता है जब वो कहता है गालिब कल्चर और मगलूब कल्चर? जिन पर गलबा पाया जाए वो कल्चर कौन सा होता है? जिस कल्चर ने आकर कब्जा किया वो क्या होता है? जैसा कि इंडिया का एक कल्चर था, बोलो बेटा, इंडिया को कोई कल्चर है या था? यस, हमारे इबादत करने के अपने तरीक़ाकार थे, हमारे खेल कूद के अपने तरीक़ाकार थे, हमारे सेलिब्रेट करने के अपने तरीक़ाकार थे, इसी तरह ड्रेसिंग का अपना हमारा स्टाइल था। तो ये हमारा क्या है? कल्चर है। इसी तरह डोमिनेटिंग कल्चर कौन सा था? इंग्लिश कल्चर था, जो चर्च बनाता है, जो हैट पहनता है, पैंट शर्ट पहनता है, जो गर्दन को बिल्कुल सीधा रखता है और हर वक्त एक आर्टिफिशियल मूड में रहता है। दैट इज द अदर कल्चर, एक और कल्चर है। ठीक है, हाईलाइट द मेन पॉइंट्स द एडवर्ड सैड मेक्स इन इंट्रोडक्शन टू कल्चर एंड एम्पीरियलिज्म। ओके जी, इज इट स्टिल द सेम? क्या अभी भी ये जो उसने बात की है डोमिनेटेड कल्चर्स और डोमिनेटिंग कल्चर्स, क्या अभी भी ऐसा होता है? अभी भी दुनिया में ऐसा हो रहा है कि कल्चर दूसरे कल्चर को डोमिनेट करते हैं? हाउ पावरफुली हैज सैड presented the case of colonialized nations in his an introduction to culture and imperialism? कितनी ताकतवर अंदाज से साइड पेश करता है केस किसका? कलोनिलाइज्ड नेशंस का। कलोनिलाइज्ड नेशन, कलोनिलाइज्ड नेशन कहते हैं, यह शहर है ना बेटा, इस शहर के साथ एक शहर से पर एक कॉलोनी बसाई जाती है। वो क्यों? वो कहते जी ये कॉलोनी हमने बनाई है और इसको हम अपने जैसे ही बनाएंगे, शहर जैसा ही बनाएंगे, साथ ही कॉलोनी बना ली जाती है। शहर मजबूत होता है अपने सारे रहन सहन के सिस्टम में, कॉलोनी को फिर नए तरीके से आबाद किया जाता है। ओके, जब दुनिया के ताकतवर कंट्रीज खड़े हो गए, जैसे कि इंग्लैंड है, उसने दूसरे कंट्रीज को पकड़ा और कहा ये मेरी कॉलोनी है, मैं इसे अपने जैसा ही बेहतरीन बनाऊंगा। ओके, जैसे बर्मा है, लोग वहां पर नशा कर रहे हैं, बेवकूफ़ हैं, काम नहीं करते, लड़ते झगड़ते हैं। इंग्लैंड ने कहा कि ये मेरी कॉलोनी है, अब मैं इसको अपने जैसा बेहतर करूंगा, लेकिन दर हकीकत वो वैसा बेहतर नहीं करते, कब्जा करना चाहते हैं, वहाँ पर मौजूद किसी अच्छे एसेट को ग्रैब करना चाहते हैं, कोई लूटिंग करना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं। दर हकीकत पाकिस्तान में अमेरिका कोशिश में है, अमेरिका डोमिनेटिंग और हम डोमिनेटेड। ठीक आपने कहा। Of all the prose writers included in your syllabus, whom do you like the most? अगर ये सवाल भी आ जाता है कि अपने पूरे प्रोज के राइटर में से कौन से राइटर को आपने पसंद किया, तो देन आप इसी को ही लिख सकते हैं। Give solid reasons for your choice
और सॉलिड रीजन दें। हाउ डज एडवर्ड साइड प्रूव दैट इंपेरियलिज्म गोज बियॉन्ड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेशन? किस तरह से एडवर्ड साइड प्रूव करता है कि इंपेरियलिज्म पॉलिटिकल बेनिफिट्स के अलावा, माशी बेनिफिट्स के अलावा, पॉलिटिकल गलबे के अलावा, माशी गलबे के अलावा ये कुछ और चाहता है, इससे भी आगे बढ़कर कुछ चाहता है। इंपेरियलिज्म सिर्फ पैसा और सियासी गलबा नहीं, बल्कि इससे बढ़कर कोई चीज ले रहा है या कोई चीज चाहता है। एंड स्टेज इन द मोस्ट सूटेबल वाई इन द कल्चर, और कल्चर के अंदर वो बड़े बेहतरीन तरीके से ठहरता है। यानी कि इंपेरियलिज्म कल्चर के जरिए बेहतरीन तरीके से मौसर साबित होता है। डिस्कस इन डिटेल एडवर्ड साइड्स आर्गूमेंट्स अबाउट हाउ कल्चर इज यूज्ड। गौर कीजिए, इस बात पर, यह अहम बात है। डिस्कस करें एडवर्ड साइड कैसे आर्गूमेंट देता है कि कैसे कल्चर इज यूज्ड, कल्चर को इस्तेमाल किया जाता है टू प्रमोट इंटरेस्ट्स ऑफ इंपीरियल पावर्स, जो कब्जा करने वाली ताकतों के मफाद होते हैं, कब्जा करने वाली ताकतों के जो मफाद होते हैं उसको पूरा करने के लिए कल्चर का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर ताकतवर कंट्री का मकसद यहां से मादनियात लेना है तो वो कल्चर का इस्तेमाल कैसे करता है? कल्चर इज एज अ टूल इन द हैंड ऑफ पावरफुल कंट्रीज। कैसे? दो तरीके। एक तो पावरफुल कंट्री कहे मेरा कल्चर तुम्हारे कल्चर से बेहतर है तो तुम लिहाजा मेरे कल्चर को अडॉप्ट करो, और उस कल्चर को अडॉप्ट करवाने वाले चक्कर में वो वहां से माल ले जाए। दूसरा तरीका वो कहे कि तुम्हारा कल्चर इंतहाई बुरा है, लिहाजा इसको खत्म करो। जब कल्चर वैनिश होगा तो वहां पर सर्टेनिटी नहीं रहेगी, यकीन नहीं रहेगा, फाउंडेशन नहीं रहेगी, और होप नहीं रहेगी, प्रोग्रेस नहीं रहेगी। रास्ता साफ हो जाएगा और आप वहां से आराम से लूटिंग कर सकते हैं। ये अहम तरीन सवाल है, इस टाइटल को सूट करता है कि इंपेरियलिस्ट ताकतवर कंट्रीज कल्चर को टूल बनाकर कैसे अपने मफाद गेन करते हैं। ये एक सेंसिटिव स्टडी है, ये जरा आला मियार की बात है, ये छोटे मियार की बात से कट ऑफ हो रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कल्चर के ऊपर। हाउ इंपॉर्टेंट इज कल्चर? कभी मैंने सोचा नहीं कि कल्चर भी ह्यूमन प्रोग्रेस में, नेशन प्रोग्रेस में अहमियत रखता है, या बस कल्चर ऐसे ही होता है तो ठीक है, नहीं है तो खैर है। भाई हमने ये कपड़े पहने हुए हैं, अबाया पहना हुआ है, सर पर स्कार्फ लिया हुआ है, और हम इस तरह से बैठकर किसी टीचर से बात सुन रहे हैं। इसकी जगह पर अगर हमने हैट पहना हो, शर्ट पहनी हो, पैंट पहनी हो, तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि नहीं, इससे फर्क पड़ेगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा ये हम फर्दर जाके डिस्कस करेंगे। जब आप अपने कल्चर को छोड़ते हैं या आपका कल्चर वीक होता है तो उससे दूसरों को क्या बेनिफिट होता है, या हिस्ट्री हमें क्या बताती है कि हिस्ट्री में जिस कौम का कल्चर ना रहा, जिस कौम का कल्चर डिस्ट्रॉय हुआ, जिस कौम के कल्चर को डिस्ट्रॉय किया गया, क्या उन कौमों ने तरक्की की? यहां पर मैं एक मिसाल दूंगा आपको, जापान की। जापान को अमेरिका ने विन कर लिया। जब विन किया तो उसके किंग के ऊपर जाकर उन्होंने पिस्टल रखा, स्वॉर्ड रखी जापान के किंग पर, प्रेसिडेंट था या किंग था, व्हाटएवर हु वाज दैट। उन्होंने कहा कि तुम सरेंडर कर दो। अमेरिकन ने कहा तुम सरेंडर कर दो
तो हम आपको जिंदा छोड़ देंगे। उसने कहा, जापानीज के प्रेसिडेंट ने कहा या किंग ने कहा कि हम सरेंडर करते हैं, हमारी एक शर्त है। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा आप हमारी सकाफत को, कल्चर को नहीं छेड़ेंगे, आप हमारी लैंग्वेज को नहीं छेड़ेंगे। अगर उस प्रेसिडेंट को, किंग को मार दिया जाता तलवार के जरिए, पूरी दुनिया के अंदर यह बात सिर्फ वाज़ेह होती कि अमेरिका ने जापान को जीत लिया। अगर सरेंडर करा लेते तो पूरी दुनिया में यह बात होती कि दे वर गिल्टी और वो है बुज़दिल कौम, और अमेरिका ने उनको इतनी भयानक मौत दी, शिकस्त दी कि उन्होंने सरेंडर किया। ये दो रवैये थे। तो जापानीज ने कहा हम सरेंडर करते हैं, लेकिन दो चीजें आप नहीं छोड़ेंगे। हम पूरी दुनिया में मशहूर होते हैं कि हम बुज़दिल हैं, लेकिन दो चीजें आप नहीं छोड़ेंगे, एक हमारा कल्चर, लैंग्वेज। और ऐसा ही हुआ, सरेंडर किया गया, कल्चर को नहीं छेड़ा गया उनके, और लैंग्वेज को भी। जापान आज भी एशियन टाइगर है। जापान का आज भी कल्चर पूरी दुनिया में मशहूर है। जापान आज भी आइडेंटिटी रखता है एक कौम की हैसियत से। जो जापान लोग जाते हैं वो आकर बताते हैं कि सफाई क्या होती है, ओके, और इंसान जो है किस तरह काम करता है, ये बताते हैं। ओके, डेफिनेटली क्लियर है जी ये बात। तो कल्चर की ये एक अहमियत का मैंने एक एग्जांपल दी है आपको कि कल्चर कितना अहम होता है। जिन कौमों के कल्चर मजबूत होते हैं उन पर आसानी से कोई हमला भी नहीं करता। आपके पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के बारे में शायद कोई कंट्री सोच सकता है, इंडिया पर हमला करने के बारे में लोग, स्ट्रॉन्ग कंट्री, देर तक सोचते रहेंगे। सबसे अच्छी एग्जांपल है ईरान का कल्चर। ईरान ऐसी तहजीब है, कल्चरल है, कि अमेरिका उस पर हमला नहीं कर सका। जब वो हमला करने के बारे में सोचता है तो उसको इर्द गिर्द के कंट्रीज कहते हैं कि बहुत पुरानी तहजीब है, बड़ा पुराना कल्चर है, क्या तुम उसको तबाह कर दोगे? और इतना पुराना कल्चर है तो तुम उसको विन नहीं कर सकते। जिस तरह अफगान के बारे में कहते हैं, कल्चर तो है जैसा भी है उनका, लेकिन उसको अमेरिका पूरी तरह से विन नहीं कर पाया। तो कल्चर की ये अहमियत है। आइए अगला सवाल पढ़ते हैं। ओके, फिनिश हो गए क्वेश्चंस, आई थिंक सो। क्वेश्चन फिनिश हो गए जी, 2014 तक पढ़े हमने। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की रोशनी में हम ये सारी डिबेट करेंगे। फर्दर हम डिस्कस करेंगे एडवर्ड साइड को कल्चर एंड इंपीरियलिज्म के हवाले से। बॉर्न, एडवर्ड साइड पैदा कब हुआ? एडवर्ड वेडाई साइड, वेडाई उसके फादर का नाम था। 1 नवंबर 1935 को पैदा हुआ एक शहर के अंदर, और वो शहर है येरूशलेम। इसे जेरूसलम भी अब कहते हैं। पहले यूए की आवाज़ निकालते थे, येरूशलेम कहते थे, अब जेरूसलम भी कहते हैं इसे। ओके, जेरूसलम एक शहर है, सिटी का नाम है। इस सिटी के अंदर एक बड़ा मुब्द है, एक बड़ा, जिसे हम बैतुल मुकद्दस कहते हैं, एक बड़ा इबादत कदा है इसके अंदर। ये कदीम शहर है, इसके अंदर खूबसूरत गलियां हैं, बड़ी बिल्डिंग्स हैं, पुरस्कार रास्ते हैं, टनल्स हैं इसके अंदर, और लोग यहाँ पर विजिट करने भी जाते हैं क्योंकि ये कदीम तरीन मुकद्दस जगह भी मानी जाती है। और इसे एक वक्त तक जाना जाता था कि ये पूरी दुनिया का सेंटर है जेरूसलम। ओके, तो हज़रत मूसा से ज़्यादा रिलेट किया जाता है इसको, और ये यहूदियों के पास है। जेरूसलम एक मुब्द भी है, जेरूसलम उसी मुब्द के नाम पर सिटी भी है। ओके, अच्छा, ये है कहाँ पर? जब एडवर्ड साइड पैदा हुआ उस वक्त सिटी, कंट्री या स्टेट का नाम था फलस्तीन, जिसको आप फलस्तीन कहते हैं। फलस्तीन इज अ कंट्री, जेरूसलम इज अ सिटी।
और इस सिटी के अंदर पैदा हुआ कौन? एडवर्ड साइड। तो इसका मतलब है एडवर्ड साइड जो पैदा हुआ है वो अरेबिक कल्चर में पैदा हुआ है। ये अहम बात है ना, कल्चर पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो अरेबिक कल्चर में पैदा हुआ है। दिस इज अरेबिक कंट्री और प्लेस। अब क्या सूरत हाल है? अब ज्यूज ने मार मार कर फलस्तीन को अलग कर दिया, दरमियान में दीवार दे दी, और ये जेरूसलम जो मुब्द है, इबादत कदा है, ये अब ज्यूज के पास है, आई थिंक सो। और ऐसा है जी, ओके। और जो फलस्तीन है वो अलग है, उसको अलग कर दिया गया है। और दुनिया में ज़बरदस्त झगड़ा है फलस्तीन और ज्यूज के दरमियान में, एक बड़ी लड़ाई है। आए रोज़ फलस्तीन मुस्लिम्स को मारा जाता है, उनको मारा जाता है, उनके साथ ज्यादती की जाती है, उन पर बॉम्ब फेंके जाते हैं। एडवर्ड साइड इज इन द डायर मूड इन फेवर ऑफ फलस्तीन, फलस्तीन की फेवर में है। इसका मतलब है मुस्लिम्स की फेवर में है, दूसरे मीनिंग में कहा जाए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि एडवर्ड साइड पैदा कहाँ हुआ है? जेरूसलम में। और ये कौन सा कल्चर है? लेकिन एडवर्ड साइड ये ना तो मुस्लिम है ना अरेबिक है। इसका फादर जो है वो विलियम, आई थिंक हिज नेम वाज दैट, विलियम वेडी कहते हैं उसे। तो ही वॉज आर्ममैन, आर्मी का एक कोई आदमी था। तो ही वॉज अमेरिकन सिटीजन, इसका फादर अमेरिकन सिटीजन था, ओके। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसने लड़ाई भी की थी। इसकी मादर भी क्रिश्चियन है, फादर भी क्रिश्चियन, मादर भी क्रिश्चियन। लेकिन ये रहते कहाँ हैं? अरब के अंदर, अरब कल्चर में। यानी कि एडवर्ड साइड जब पैदा हुआ उसका नाम बड़ा दिलचस्प था। दैट वाज अ ग्रेट कंफ्यूजन इन द वर्ल्ड कि एडवर्ड साइड का नाम क्या है। एडवर्ड फादर की तरफ से क्रिश्चियन नेम है, साथ सईद अरबिक नेम है, तो एडवर्ड साइड। वो जहां भी जाता वो कहता ये क्या नाम है? एडवर्ड साइड। तो ये भी कंफ्यूजन रही है उसकी। लेकिन ये अपने आप की एक्सप्लेनेशन करता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है, कहते हैं क्रिश्चियन रेप्ड इन मुस्लिम कल्चर। हूं तो क्रिश्चियन लेकिन मैं चारों तरफ से लिपटा हुआ था मुस्लिम कल्चर के अंदर, अरेबिक कल्चर के अंदर, ओके। इसीलिए अरब के कल्चर को जानता है, क्योंकि वो काहिरा में भी रहा है, लबनान में भी रहा है, और वो फ़लस्तीन के अंदर तो ऑलरेडी मौजूद है। बाद में फिर ये अमेरिका शिफ्ट हो गया है, अर्ली 15 में, 15 साल की उम्र के अंदर ये अमेरिका चला गया, वहाँ पर स्टडीज़ ने शुरू की, ओके। ये एडवर्ड साइड है। एडवर्ड साइड को अगर आपने देखना हो तो यूट्यूब पर बहुत सारी इसकी डिबेट्स पड़ी हुई हैं। ही इज़ नॉट वेरी ओल्ड, 2003 के अंदर इसकी डेथ है। ये 25 सितंबर 2003 67 ईयर की एज में न्यूयॉर्क में इसकी डेथ हुई है। ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ चोम्स्काय। चोम्स्काय अभी जिंदा है, ओके। और वो बड़ा थेरिस्ट है चोम्स्काय। अगर आप लिंग्विस्टिक पढ़ेंगे तो उसमें उसकी थेरीज पढ़ेंगे आप। इसी तरह अगर आप कैथरीन बेल से पढ़ेंगे आगे जाकर तो उसमें भी उसकी थेरीज का टच है, उसको अंडरस्टैंड करना होता है। चोम्स्काय की ये वैल्यू है। ही वॉज द फ्रेंड ऑफ दिस मैन। एक और नोटोरियस करेक्टर है, बड़ा बदनाम ज़माना, वो सुलेमान रुश्दी हैं, जिसको पिछले दिनों पाकिस्तान में बड़ी गालियाँ शालियाँ देते रहे हैं हम कि उन्होंने कुछ हमारे हॉलीक्राफ्ट के बारे में कुछ गलत कहा था। वो भी इसका फ्रेंड है था, ओके। अच्छा, अब हम बातें स्कॉलरली कर रहे हैं विदाउट प्रेजुडिसेस। हम ये देखना चाहते हैं कि एडवर्ड साइड का क्या केस है, ये क्या कहना चाहता है। थोड़ा सा मजीद एडवर्ड साइड के बारे में मैं कहना चाहूँगा। अच्छा, ये कहता है क्रिश्चियन रेप्ड इन मुस्लिम कल्चर। इस बात का क्या मतलब है? कि मैं क्रिश्चियन हूं लेकिन चारों तरफ से मुस्लिम कल्चर में जुड़ा हूं। दैट्स वेरी राइट। अच्छा, इन 1951 विक्टोरिया कॉलेज किक्ड आउट। 1951 में तकरीबन ये उस वक्त 15 साल का है, तो अमेरिका में है। तो विक्टोरियन कॉलेज ने इसे किक्ड आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया। क्या कहा? ब्लेम ट्रबल मेकर। इसे कहते हैं ट्रबल मेकर है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे करता था। इसका एक फ्रेंड था, वो पकड़ा गया था, ज्यूज ने पकड़ लिया था, ग्रुप ने उसे। गुस्सा था इसको, जहां बैठता था फिर इस तरह की बातें करता।
तो उसे कहते ट्रबल मेकर, आगू करता क्लास के अंदर, छोटा था लेकिन आगू करता था, तो क्या ट्रबल मेकर, उन्हें स्टक आउट कर दिया, से बाहर निकाल दिया। PhD 1964 फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, वहां पर प्रोफेसर बना इन 1963 में। दिलचस्प बात यह है, एडवर्ड साइड के अगर आप देखेंगे ना लेक्चर्स किस तरह हैं, देखो हम जरा पुराने तर्ज तरीका है तालीम का हमारा, आप वो चीजें पढ़ते हैं जो हमारे करंट में इश्यूज नहीं होते। मोस्टली फॉरेन के अंदर लोग कैसे पढ़ते हैं, वहां पर पढ़ते हैं जो करंट इश्यूज हैं उस पर आकर टीचर अपने व्यूज देता है, स्टूडेंट उसे क्वेश्चन करते हैं। एज यू आर सिटिंग ओवर देयर इन द चेयर्स, चेयर में आप बैठे हुए हैं, टीचर सामने स्टेज पर एडवर्ड साइड बैठा होता है चेयर में ही, साथ डाइस पर जो होता है वो क्वेश्चन रेज करने वाला शख्स ठहरा हुआ है। क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि पैलेस्टीन के बारे में, किसके बारे में, एडवर्ड साइड उन लोगों को बता रहा है कि पैलेस्टीन के साथ ज्यादती हो रही है, इसके गिल्टी कौन है, इस्राइल, और कौन गिल्टी है, अमेरिका। अमेरिका के खिलाफ एडवर्ड साइड कह रहा है वहां बैठा, अमेरिका के खिलाफ हमें कैंपेन चलानी चाहिए, पूरी दुनिया को कैंपेन चलानी चाहिए, एशियन कंट्रीज को मिलकर कैंपेन चलानी चाहिए, इसको रोकना चाहिए। और दिलचस्प बात यह है, उसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ है और उसी न्यूयॉर्क में बैठकर ये कह रहा है। दैट इज द बिग डेमोक्रेसी एज वेल। अमेरिका की ये एक अच्छा पहलू भी है कि वो इजाजत देता है, यस आपने बोलना है बोले। एक स्कॉलर करंट डिबेट कर रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या हल है, अमेरिका के अंदर बैठकर, अमेरिका से तनख्वाह लेकर, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में, और अमेरिका के लोगों को कह रहा है कि तुम्हें अमेरिका के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। यह भी एक दिलचस्प पहलू है। ओके, तो यस समथिंग। सर मैं ये कहना चाह रही थी कि हालांकि न्यूयॉर्क जो सिटी है उसको कहते हैं कि वो पीस का सिटी है, कि पूरी दुनिया में अगर पीस है तो न्यूयॉर्क में है। वो लोग से बेवकूफ नहीं करते। हाँ, वो लोग रेशनल हैं शायद ज्यादा, तो झगड़ा तो फिर भी उन्होंने नहीं किया ना। एक आदमी झगड़ा करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, कहे। और जब एडवर्ड साइड ये बातें अमेरिकन नेशन को बता रहा होता है तो सामने बैठे हुए ऑडियंस हंस रहे होते हैं, वो बारी बारी दरमियान में कह के लगा रहे होते हैं कि ये क्या कहता है। ओके, अच्छा, जॉन्स एंड येल यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोफेसर है, फ्रेंड ऑफ चॉम्स्की, क्लियर। अच्छा, अब पब्लिक इंटेलेक्चुअल, इसको मशहूर किस नाम से है, हर एक शख्स का कोई ना कोई टाइटल होता है, इसका टाइटल है पब्लिक इंटेलेक्चुअल, अवाम की बात करने वाला, अवाम का स्कॉलर। Who was a founder of post colonialism, कॉलोनी पोस्ट कॉलोनियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म को उजागर करने वाला, इस टर्म को इजाद करने वाला, इसकी आइडेंटिटी कराने वाला, और कौन कौन से कंट्रीज पोस्ट कॉलोनियलिज्म में हैं, शिकार या गलबा पाने वाले, वो कौन कौन से हैं। ओके, यानी कि अब हमें पता चल गया, हम इस बहस को यहां पर खत्म करते हैं। एडवर्ड साइड पब्लिक इंटेलेक्चुअल भी है और पोस्ट कॉलोनियलिज्म का बानी भी है। अब ये पोस्ट कॉलोनियलिज्म हम जाकर सारी डिबेट करने के बाद हमें शायद थोड़ी समझ आ जाएगी कि व्हाट इज पोस्ट कॉलोनियलिज्म। ओके, now first of all I will start with the terms। पहली बात हम करते हैं कल्चर। इसी पेज पर लास्ट में लिखी हुई है कोई लाइन, ये ऐसे लाइन नहीं है, यही सारी फाउंडेशन बनाएगी। अब इस पर हम बात करेंगे। फर्स्ट पेज की लास्ट लाइन है, मिस्टर खान, फर्स्ट पेज मैंने कहा है जी, लास्ट लाइन अभी रहती है जी। सना बी स्टैंड, व्हाट इज कल्चर? सर कल्चर वे ऑफ लिविंग, आइडियोलॉजी, किसी भी मुल्क का रहन सहन या उसमें अपनाए गए अंदाज। गुड, व्हाट इज कल्चर? सर जितनी भी माशरे की रसूमात होती हैं और जो हमारा यानी कि ड्रेसिंग, सोच, थिंकिंग, इस तरह की
जितनी भी आइडियोलॉजी या हमारा किसी चीज को गुजारने के बारे में जो नजरिया होता है, जिंदगी को गुजारने के बारे में जो नजरिया उसको बोल सकते हैं। वेरी गुड, यस, व्हाट इज कल्चर? वे ऑफ लिविंग। ओके, नेक्स्ट, व्हाट? यस, आइडियोलॉजी ऑफ अ नेशन। आइडियोलॉजी ऑफ अ नेशन। मिस्टर नवाज, व्हाट इज कल्चर? बी स्टैंड। पुरानी रवायात होती हैं जो हमें एंसेस्टर से मिलती हैं। पुरानी रिवायात होती हैं जो हमें एंसेस्टर्स से मिलती हैं। एक बात ये कि इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, इन्होंने भी। यस, व्हाट इज कल्चर? तो ये तहजीब और अपनी सकाफत किसी भी कौम की, उसको कल्चर कहते हैं। ओके, बेसिट, आपने बिल्कुल सही डिफाइन किया। कल्चर का मतलब है हमारा रहने का अंदाज कैसा है, हमारा खाने पीने का अंदाज कैसा है, हम कौन सी डिशेस लाइक करते हैं, हम कौन सी गेम्स खेलते हैं, हम किन टेम्पल्स में जाकर किस अंदाज से प्रेयर करते हैं, वर्शिप करते हैं, हम ड्रेसिंग कैसी करते हैं, हम अपनी शादियां कैसे करते हैं, हम पेयर कैसे बनाते हैं, हम मोहब्बत कैसे करते हैं, हम रखेल कैसे रखते हैं, हम फ्री सेक्स कैसे करते हैं, हम शादी करके क्या करते हैं, हम बच्चे कितने पैदा करते हैं। ये सारी रस्में रिवाज, ये सारे के सारे हमारा कल्चर होता है। इसमें कुछ चीज़ें दूसरों के लिए बुरी होती हैं, हमारे लिए नहीं होती। ओके, जैसा कि एक कल्चर है अफ्रीका का, उसके अंदर जब कोई आदमी मरता है तो उसके बेटे उसको पकाकर खा जाते हैं। दैट इज कल्चर। ये फ्यूनरल प्रोसीडिंग का कल्चर है और हमारे लिए ये बात इंतहाई नागवार है और बुरी है। उनके नज़दीक ये बात इसलिए अच्छी है कि ये खाना इसलिए लाजमी है कि वो शख्स जो हमारा बाप था वो हमारे खून में शामिल हो जाए और हमारी ताकत का हिस्सा बन जाए और हमेशा हमेशा हमारे अंदर जिंदा रहे, नस्ल दर नस्ल। ओके, दैट इज कल्चर। हमें शायद इस कल्चर को देखकर बुरा लगे, लेकिन अगर हम उस कल्चर की पैदावार होते तो हमें ये बुरा लगता कि अपने बाप को मट्टी तले दफना दो। हम कहें यार तमीज करो, कोई अकल करो, बाप है, तुम्हें पाला है, तुम उसका गोश्त भी नहीं खा सकते, कैसे लोग हो तुम? उसे मट्टी में डाल के आ जाते हो वीराने के अंदर। अब ये दैट्स अ क्वेश्चन अगेन। ओके, ये कल्चर डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंट सोसाइटीज के डिफरेंट कल्चर होते हैं। ओके, अब कल्चर की बात क्लियर हो गई, हमें कल्चर का पता चल गया। कल्चर फर्दर इंसान की फाउंडेशन होती है, इंसान की ताकत होती है। देखो, अगर यहाँ लाहौर के अंदर शादी का कल्चर ना हो, शादी कल्चर है और एक शादी का कल्चर है, यहाँ पर एक शादी का कल्चर ना हो तो लोग शादी पर दूसरे लोगों से मिलेंगे नहीं, लोग शादी पर बातें नहीं करेंगे, लोग शादी के लिए शॉपिंग नहीं करेंगे, लोग शादी के लिए इकट्ठे मिलकर खुशी नहीं मनाएंगे। तो जब ये सारी एक्टिविटी नहीं होगी तो समझे 150 लोग अलग अलग पर्सनल रहेगा, वो कंबाइन नहीं होगा, वो अपने व्यूज शेयर नहीं करेगा, वो अपनी ताकत और दोस्ताने शेयर नहीं करेगा, तो एक यूनिट की आइडेंटिटी नहीं होगी। तो मैंने एक छोटी सी सादा एग्जांपल दी है। कल्चर है यहां से जाकर इकट्ठे नमाज पढ़ने का, तो 100 लोग इकट्ठे हो गए ना, तो दूर से देखने वाला शख्स को यह पता चल गया कि 100 लोग हर मोहल्ले में हर रोज 5 दफा इकट्ठे होते हैं। ज्यूज के पास ये कल्चर नहीं, या हिंदू के पास ये कल्चर नहीं। तो आप एक कल्चर को जब देखा भाई ये लोग 5 मर्तबा एक दूसरे के साथ सब बंदी करके ठहरते हैं, इसका मतलब है इन पर हमला करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि ये लोग आपस में निटेड हैं। तो कल्चर आपको क्या करता है? फाउंडेशन देता है और निटेड करता है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर। क्लियर है जी? एनी क्वेश्चन? ओके, कॉलोनीज, कॉलोनी से लफ्ज निकला है। सिंपल स्ट्रॉन्ग कंट्री ने कमजोर कंट्री के ऊपर जाकर कब्जा किया और कहा कि मैं इस कंट्री को सिविलाइज करूंगा, ये मेरी कॉलोनी है। ओके, और उसने फिर हकीकत क्या खुली जिसका वो कहता था कि मैं इसे सिविलाइज करने जा रहा हूं,
वो उल्टा उनका माल लूट के ले आया। इंग्लैंड 4000 ब्रिटिश के साथ इंडिया में आया, 4000 लोग थे सिर्फ। उन्होंने आके कब्जा किया, पूरी दुनिया को अनाउंस किया कि हम इस इंडिया को सिविलाइज कर रहे हैं, ये बुरे लोग हैं। क्लियर? और क्या उन्होंने हमें सिविलाइज किया? सिविलाइज करने से ज्यादा उन्होंने यहां पर कोयला, फ्री लेबर, यहां से सोना, हीरे मोती, इस तरह की जितनी मादियात थी वो लूट कर अपने कंट्री में ले जाते रहे। ओके, तो इंग्लैंड ने क्या कहा दुनिया को कि मैंने इंडिया को कॉलोनी बनाया। कॉलोनी के दो मीनिंग निकले। एक जो इंग्लैंड ने कॉलोनी का मीनिंग बताया पूरी दुनिया को, क्या बताया कि आई एम गोइंग टू सिविलाइज दिस कॉलोनी, दिस इज माय कॉलोनी नाउ। दूसरा मीनिंग हमें पता है कि कॉलोनी जिस मुल्क ने बनाई है वो मुल्क उल्टा हमें लूट के ले गया है। ओके, अब कॉलोनी का मतलब वाज़ेह हो गया। कॉलोनी का मतलब है किसी मुल्क का दूसरे मुल्क पर कब्जा करना। ठीक है जी। अच्छा, पहले तो ऐसा वाज़ेह होता था, कॉलोनी बनाई, कब्जा किया, लूटा और चले गए। क्लियर? ऐसा कहां कहां हुआ? इंग्लैंड ने बहुत ज्यादा किया। कहां? इंडिया में आया, बर्मा में आया, लबनान में आया, उसके अलावा और भी बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ज्यादा गए, अफ्रीका में बहुत ज्यादा गए, और अरब के भी कुछ इलाके हैं जहां पर इन्होंने कब्जा किया। 101 कंट्रीज पर इंग्लैंड का कब्जा था, 101। और कहते कि इंग्लैंड का सूरज नहीं डूबता। एक जगह पर सूरज डूब रहा होता था तो किसी और कॉलोनी में सूरज तलू होता था। क्लियर है जी बात? कॉलोनी की टर्म समझ आ गई? कॉलोनी किसे कहते हैं? तो इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ, शाबाश, वेरी गुड, आप पहुंच गए। अच्छा, पोस्ट कॉलोनीज। अच्छा मुझे बताएं, लेटेस्ट दौर में आखिर में आपने कौन से कंट्री को कॉलोनी बनते देखा है? अमेरिका की, अफगानिस्तान, हाँ, इराक के बाद अफगानिस्तान कॉलोनी बनाया है उसने भी। उसने कहा मैं डॉलर चलाता हूँ यहाँ पर, इन लोगों को सिविलाइज करता हूँ, इनकी क्रिकेट टीम बनाता हूँ, सब कुछ कर रहा है। ओके, अब ये टर्म है पोस्ट कॉलोनीज। ये टर्म इंट्रोड्यूस कराई एडवर्ड साइड ने। एडवर्ड साइड ने पूरी दुनिया को बताया, भाई बात सुनो, पहले इंग्लैंड दूसरे कंट्री के अंदर जाकर उसे कॉलोनी बनाता था, अब वो दौर खत्म हो गया है। अब अमेरिका अपनी जगह पर बैठकर दूसरे मुल्कों को कर्जा देकर कॉलोनी बनाता है। ये जो वर्ल्ड बैंक है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके जरिए दूसरे मुल्कों को ये पैसा देते हैं हेल्प के नाम पर। दुनिया को कहते हैं वी आर हेल्पिंग द पीपल, और हेल्प की मद में ये लोग जाकर उस पर तसल्लुत हासिल करते हैं और वहां का माल फिर लूटते हैं। इसे कहते हैं पोस्ट कॉलोनीज या पोस्ट कॉलोनियल सिस्टम। ये बात समझ आ गई? इंग्लैंड कहता मैं कॉलोनी बना रहा हूं। क्यों कहता था दुनिया को मैं कॉलोनी बना रहा हूं? कहता कि मैं लूटने जा रहा हूं। अब सोचने की बात है, बताओ मुझे, इंग्लैंड ये क्यों कहता था लोगों को कि मैं कॉलोनी बनाने जा रहा हूं, यानी कि मैं सिविलाइज करने जा रहा हूं? इंग्लैंड ताकतवर था, डायरेक्ट कहता मैं लूटने जा रहा हूं। क्यों नहीं कहता था ऐसा? आप मुझे जवाब दें। शाबाश, वेरी गुड। आखिर दुनिया में और ताकतें भी तो हैं। मैं अगर ताकतवर हूं आप तमाम लोगों में, मैं अगर कहता हूं कि जी मैं उस करैक्टर को, समझ, मिर्जा नसीमुद्दीन को लूटने जा रहा हूं, आप सारे लोग मेरे खिलाफ बगावत जहन में जरूर रखेंगे और सोचेंगे ये शख्स बुरा है, कभी हमें भी लूट सकता है, ये लूटने जा रहा है, ये तो गलत है। अगर मैं कहता हूं मिर्जा नसीमुद्दीन को मैं इंसान बनाने जा रहा हूं, उसके कपड़े सारे झाड़ने जा रहा हूं, जो उसके कपड़ों पर गर्द है, और कपड़े झाड़ते झाड़ते जेब में से 2 उंगलियों से
100 रुपया भी निकाल के ले आता हूं तो ये मेरा फिर महारत होगी ना। तो लोग तो यही कहेंगे आप तो कि मिर्जा नसीमुद्दीन के कपड़े सारे साफ हो गए अब, ठीक है। ये तो मिर्जा नसीमुद्दीन से पूछे ना कि मेरी जेब भी साफ हो गई है, ऐसे ना। तो इसीलिए जिस तरह वो कॉलोनी बनाता था इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका पहले, और कॉलोनी बनाने का क्या कहता था, मैं इन लोगों को सिविलाइज करने जा रहा हूं, और करता क्या था, लूट कर ले आता था। अब वो कहते हैं फिर एक नई टर्म आ गई है, अब वो कहते हैं हम हेल्प करने जा रहे हैं, हम ये इसको हेल्प दे रहे हैं। हेल्प देकर मकरूज करके उनको नीचे कर लेते हैं, अपने नीचे लगाकर फिर उनसे मफाद लेते हैं। सर जब कर्जा देते हैं तो इसकी एक एग्जांपल मैं दे दूं, एक एग्जांपल प्लीज। पाकिस्तान को कर्जा दिया अमेरिका ने, फिर क्या कहा, अफगानिस्तान के लिए अड्डे दो। हमें मजबूरन अपने मुसलमान मुल्क के लिए उनके खिलाफ अड्डे देने पड़े, हमें असला देना पड़ा, ट्रैफिक देनी पड़ी। क्यों? अगर हम उसके मकरूज ना होते कभी भी ना देते, अदरवाइज हमारा साडा पैसा काट, ठीक है, हमने इतने अरसे से तेरी मदद की है। अच्छा, अब इस पर एक सवाल और उठता है, वो सवाल ये है, मदद करने के लिए जरूरी है कि मुल्क गरीब हो? मदद करने के लिए जरूरी है मुल्क गरीब हो, तो इसका मतलब है जो दुनिया के ताकतवर कंट्रीज होंगे वो चाहेंगे कि मुल्क गरीब हो। तो मुल्क गरीब रखेंगे किसी न किसी तरीके से ताकि उनकी मदद कर सकें, और मदद हासिल देकर उनको अपना, उनसे अपना जाती मफाद ले सके। दिस इज द गेम, और इसको कहते हैं पोस्ट कॉलोनियल, इसे कहते हैं। और ये एडवर्ड साइड ने पहली दफा इंट्रोड्यूस कराया, और दैट इज वेरी गुड थिंग फॉर एशियन पीपल, और पुअर कंट्रीज के लिए बड़ी अच्छी टर्म थी। इज इट क्लियर? यस समीना, नाउ यू कैन आस्क। मैं ये कहना चाह रही थी कि जब वो लोग हम लोगों को हेल्प करते हैं या कर्जा देते हैं, उसके साथ ना कंडीशंस होती हैं कि वहाँ पे साइन करने पड़ते हैं कि ये कंडीशन है कि आपको क्या चीज़ पैदा करनी होगी, कितनी मिकदार में, और कहाँ उसको यूज़ करना होगा। उनकी इजाज़त के बगैर हम कोई भी चीज़ को पैदा नहीं कर सकते, कोई माशी जो हम यानी कि अपने मुफाद में कोई भी चीज़ कोई फैसला नहीं कर सकते। समीना का कहने का मतलब है कि जब हम उनसे कर्ज लेते हैं या हेल्प लेते हैं, उसके साथ ही हम उसके महकूम हो जाते हैं उनकी कंडीशन से। ओके, अच्छा, एक और टर्म है इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का मतलब है किसी दूसरे कंट्री के ऊपर कब्जा करना, वेरी सिंपल, उसका कल्चर तबाह कर देना और अपना कल्चर वहाँ पर प्लेस करना। इसी तरह एक और है, उसे कहते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन भी टॉपिक रहा है किसका, एडवर्ड साइड का। उसमें भी वो यही कहता है कि हर कंट्री और सोसाइटी का अपना एक कल्चर होता है। अगर आप उस कल्चर में पैदा हो तो फिर ही आपको पता चलता है कि वो कल्चर कितना अच्छा है, अदरवाइज आपको पता नहीं चलता। अब एक सिंपल सी मिसाल में देकर बात को आगे बढ़ाऊंगा, काम शुरू करूंगा। एडवर्ड साइड एक प्रोफेसर है और वो ये समझाना चाह रहा है कि कल्चर बुरा होता है या अच्छा होता है। इसके लिए वो एक क्लब में जाता है। क्लब के अंदर जब वो जाता है तो क्लब में बड़े बड़े स्पीकर्स लगे हुए हैं, एक डीजे वहाँ ठहरा हुआ है, सामने दो लड़की और लड़का आपस में बगलगीर हैं, दो इस तरफ बगलगीर हैं, और सेंटर में एक लड़का टांगे ऊपर करके हाथ नीचे करके टांगे ऐसे ऊपर नीचे कर रहा है, करतब दिखा रहा है। 2 4 5 जोड़े सामने बैठे हुए हैं जो किसेस कर रहे हैं आपस में, और जो शराब पी रहे हैं और हंस रहे हैं। एडवर्ड साइड जब वहाँ जाकर ठहरता है, उसको वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं आती, वो वहाँ पर इजी फील नहीं करता, वो वहाँ पर एंजॉय नहीं कर पाता, वो वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है। वाई? क्योंकि उसके ज़हन में इंटरटेनमेंट के मियार कुछ और हैं, क्योंकि वो अरब कल्चर पर परवान चढ़ा है। उसके ज़हन में ये है कि एक आदमी सरंगी पकड़कर बैठा हो और आराम से धुनें छेड़ रहा हो,
दो लोग मियाँ बीवी या मियाँ बीवी वो वहाँ ठहरे, आपस में महवे गुफ्तगू हों, और एक आदमी ऐसा हो जिसने सोफिस्टिकेटेड कपड़े पहने हुए हों और वो ड्रिंक पेश कर रहा हो, मशरूब कोई पेश कर रहा हो, और वो लाइट सी म्यूजिक के अंदर और शमें जलती हुई नजर आए, तो दिस इज अ वेरी स्वीट क्लब, ये सबसे अच्छा क्लब है। तो अब जिस तरह एडवर्ड साइड को वहां यूरोपियन क्लब पसंद नहीं आया, इसी तरह यूरोपियन पर्सन को वो स्लो मूवमेंट वाला क्लब पसंद नहीं आएगा। लेकिन ये डिफरेंस है, इसका मतलब ये नहीं कि यूरोपियन क्लब गलत है, इसका मतलब ये भी नहीं कि अरेबिक क्लब गलत है। तो यही डिफरेंस है। इस बात को सामने लेकर ये बात सामने आती है कि एडवर्ड साइड कहता है कि एक कल्चर दूसरे कल्चर को इल्जाम देकर वैनिश और खत्म ना करे, बल्कि सारे कल्चर जिंदा रहें और एक बंच की मानद रहें, सारे कल्चर सरवाइव करते जाएं। और एक जगह पर तो एडवर्ड साइड अपनी डिबेट में एंड पर कहता है थैंक्स टू इंटरनेट, कि इंटरनेट का बहुत शुक्रिया कि हर कल्चर की खूबी और खामी बता देता है, हर शय की खूबी और खामी बता देता है, और एक नहीं 10 लोग ठहरे होते हैं एक ही चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो ये बात मेरी कहने का मतलब ये है, एट द सेम टाइम वी आर द लेटेस्ट पीपल, हम जो बैठे हुए हैं हम मॉडर्न लोग हैं, तो इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी की अहमियत को भी लिटरेचर के साथ साथ समझना है। ओके, अच्छा अब स्टार्ट करते हैं। माटो, पर्पस, केस ऑफ साइट। माटो क्या है, मकसद क्या है, साइट का दुनिया के खिलाफ दुनिया में केस क्या है, मामला क्या है उसका। द बुक इज अबाउट 18th, 19th, 20th एंड 21st सेंचुरीज। ये बुक कल्चर इंपेरियलिज्म जब पढ़ रहे हो तो जहन में आपने इन्हीं सेंचुरीज को रखना है कि 18th सेंचुरी में इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका ने क्या किया, किस किस को लूटा, ये टॉपिक है। और 21वीं सदी में अमेरिका किसको लूटना चाहता है और किस तरीके से। अगर मैं कहूं किस तरीके से तो वो टर्म बता सकेंगे आप, हेल्प करके। उसको टर्म क्या दी थी, पोस्ट कॉलोनियल। ओके, द बुक इज अबाउट क्रूअल कंट्रोल ऑफ स्ट्रॉन्ग कंट्रीज ऑन पुअर कंट्रीज। ये बुक है जो बताती है कि स्ट्रॉन्ग कंट्रीज ने पुअर कंट्रीज पर कैसे जालिमाना कब्जा किया, और इन पुअर कंट्रीज को क्या कहते हैं, कॉलोनीज। जैसा कि बर्मा, इंडिया, अफ्रीका में कांगो था एक कंट्री, इसी तरह अरेबिक कंट्रीज लुबनान और एक आध और कंट्री इस तरह का है। ये अब आपको पता चल गया कि ये बुक है किस चीज के बारे में। द पर्पज ऑफ हिज बुक ही सेज, वो कहता है एडवर्ड साइड कि उसका मकसद किताब लिखने के लिए इज सो ट्रेस द रिलेशनशिप, वो ये था कि वो रिलेशनशिप ट्रेस करे, वो रिलेशनशिप तलाश करे कल्चर, एस्थेटिक फॉर्म्स, कल्चर का एस्थेटिक फॉर्म्स, एस्थेटिक फॉर्म खुशी, ब्यूटी, इसका सेंस रखना, खुशी और ब्यूटी का सेंस रखना, एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, और माजी में तजर्बात क्या हुए हैं, 3 चीज़ों को उसने फोकस करना है। कल्चर क्या है, कल्चर के अंदर रोमांस क्या होता है, कल्चर के अंदर खुशियाँ क्या होती हैं, कल्चर के अंदर खूबसूरती क्या होती है, और माजी में कल्चर ने कल्चर को कैसे तबाह किया अपने मफाद के लिए। ये हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है। भाई हमारा कल्चर का मज़ा रशियन नहीं ले सकेगा। आप थाईलैंड में चले जाएं, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कॉल गर्ल्स के दरमियान में घूम रहे हैं, आपको मज़ा नहीं आएगा। आप चाहेंगे कोई जगह मुकद्दस होनी चाहिए। वो जब यहाँ पर आएंगे तो वो बाउंड फील करेंगे, वो कहेंगे यहाँ पर तो इंसान आर्टिफिशियल है, अपने आप को छुपा कर फिरता है, इनकी लेग्स नज़र क्यों नहीं आती, इनके सीने नज़र क्यों नहीं आते, ये आर्टिफिशियल लोग हैं। ही विल बी नॉट कंफर्टेबल इन अवर कल्चर। ओके, तो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, कल्चर का मतलब कल्चर
एस्थेटिक फॉर्म्स का मतलब है कल्चर से जुड़ी हुई खुशियां जो एक को भाती हैं तो दूसरे कल्चर वाले को नहीं भाती। हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, एक कल्चर दूसरे कल्चर को अपने मफाद के लिए तबाह करता है। हिज एम इज नॉट टू गिव अ लिस्ट ऑफ बुक्स एंड ऑथर्स, उसका मकसद ये नहीं कि अपनी बुक कल्चर एंड एम्पीरियलिज्म जो उसकी बुक है इसके अंदर वो बुक्स के नाम लिख दे, हिस्टोरियन की किताबों के नाम लिख दे, नावलिस्ट के नाम लिख दे एंड ऑथर्स। इंस्टेड, अब ये ओरिजिनल वॉइस है, किसकी वॉइस है? एडवर्ड साइड की। इंस्टेड आई हैव ट्राइड टू लुक एट व्हाट आई कंसीडर टू बी इम्पोर्टेंट, इसकी बजाय मैंने कोशिश की है उन चीज़ों को देखने की जो मैं समझता हूं इम्पॉर्टेंट हैं, एंड एसेंशियल थिंग्स, और ज़रूरी चीज़ें हैं। अच्छा, वो एसेंशियल और इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं आगे जाके हमें पता चलेगा, हम जिसे डिटेल करेंगे। क्लियर? 3, एडवर्ड साइड के ही अल्फाज हैं। ही हैज़ फोकस्ड ऑन 3 इंपीरियल पावर्स, इसने यानी कि आथर ने यानी कि मैंने फोकस किया है 3 इंपीरियल कब्जा ग्रुप पावर्स के ऊपर, कब्जा करने वाली 3 ताकतों पर मैंने फोकस किया है, ब्रिटिश, फ्रेंच, अमेरिकन। दिस बुक इज अबाउट पास्ट एंड प्रेजेंट, ये बुक है पास्ट की और प्रेजेंट की। पास्ट में कैसे कॉलोनीज बनाई गई और लूटा गया और सिविलाइज नहीं किया गया, प्रेजेंट में किस तरह हेल्प के जरिए से कॉलोनी बनाया जा रहा है, पता भी नहीं चलता, मगलूब करके उसे उसके ऊपर गालिब होकर उनसे काम लिया जाता है। अबाउट अस एंड दम, और ये बड़ी प्यारी बात की उसने कहा ये बुक है अबाउट अस एंड देम, हमारे और उनके दरमियान की, कि वो जो अपने आप को सुपीरियर कंसीडर करते हैं, देम, और अस जो हमको गरीब रखा जाता है। अमेरिकन अपना सारा काम इंटरनेट पर डेटे का काम, कल एक लड़का बता रहा था, पाकिस्तानियों, बांग्लादेशियों और इंडियन से करवाता है अमेरिका। वहाँ क्यों नहीं करवाता? वहाँ पर वही काम 5 लाख में होगा, यहाँ पर वो काम 25,000 में होगा। ठीक है? तो ये कैसे होगा? उस वक्त होगा जब वो ये कहें कि आपका कल्चर गलत है, आप लोग ही गलत हैं, आप हैं ही गुनाहगार, आप हैं ही बरूट, आप हैं ही भूखे नंगे, और हम फाउंडेशन लेस होंगे। अभी मुझे यहाँ पर मिला है कॉर्नर पर जिल्दे लगाता है, उसने मेरे भाई का पूछा, मैंने कहा उसने दुबई जाना है, उसने कहा हाँ जी मैं जानता हूँ आपके भाई को, इतने कुछ नहीं रखिया, हालांकि उसकी सफ़ेद दाढ़ी होगी यही काम करते हुए, मेरी दाढ़ी सफ़ेद होने को आई, मैं भी यही काम कर रहा हूँ। उसने कहा इतने कुछ नहीं रखिया, ये बात उसके जहन में कैसे आई? कहीं ना कहीं से तो आई है, हालांकि हम खा पी भी रहे हैं। और मैंने उसको जवाब दिया था उस वक्त, मैंने कहा बस यार जरा कमा रहे थे तो ठीक है, जरा बेचारा नहीं कमा सकता तो फिर वो चला जाता है। तो यानी कि हमें गरीब रखकर ही हमसे सस्ती मजदूरी ली जाएगी। दुबई के अंदर धूप के अंदर सिर्फ पाकिस्तानी पठान मजदूर ही काम करता है, या सराइकी मजदूर काम करता है, ना पंजाबी मजदूर वहां काम करता है, क्योंकि पंजाब बेहतर है पर पंजाब, ना किसी और कंट्री का। या अगवानी काम करेगा या सराइकी और खान काम करेगा शदीद धूप के अंदर, और वो कितने, वो 27-2,000 रुपए पर काम करते हैं वहां पर। वहां पर अगर यहाँ पर अगर हम प्रॉस्पिरस हो, अमीर हो, हमारे कॉन्फिडेंस हो और हम ठीक चल रहे हों, तो वहां पर हमारा मजदूर नहीं जाएगा। जाएगा तो कहेगा एक दिन काम करूंगा 1 लाख रुपया लूंगा, करवाना है तो बताओ। ओके? और हम कहते हैं हमारे पॉलिटिशियंस गलत हैं। पॉलिटिशियंस सिर्फ गलत नहीं है, पॉलिटिशियंस को भी पैसा देने वाले लोग बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी ताकतें, कि तुम इस मुल्क को सस्ती मंडी बना के रखो। आगे बढ़ते हैं, अस और देम की बात है। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं। अगर सवाल आया है कि मोटो क्या है, केस क्या है, पर्पस क्या है, तो ये 3 बातें हैं अहम। बाकी जो रिमेनिंग मटेरियल है वो इसके साथ जोड़ना है आपने, या इन्हीं बातों को जिस तरह मैं बातें कर रहा हूँ आपने भी इंग्लिश में ऐसे नीचे लिखना है। इंग्लिश आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है लिखना, मुझे पता है आप लिख सकते हैं। अब बच्चों के लिए इंग्लिश लिखना प्रॉब्लम नहीं है, वो पहले था, बच्चे देसी स्कूल वाले थे उनके लिए था प्रॉब्लम, आप लोगों के लिए नहीं है। तो आप ये बातें सुन रहे हैं जो आपके जहन में आ गई, आप लिख भी लेंगे।
नेक्स्ट बात पर चलते हैं, व्हाट इज कल्चर ऑफ इंपेरियलिज्म। जरा इस बात पर अनम जी गौर कीजिए, जरा जोर देकर इसी लफ्ज को बुलाइए, पुकारिए जरा ये, What is culture of imperialism? कल्चर ऑफ इंपेरियलिज्म। एक कंट्री खड़ा हुआ इंग्लैंड, उसने 4 कंट्रीज पर जब कब्जा किया तो फ्रांस ने देखा कि हैं अच्छा ये कब्जा करता है, ये तो काम ठीक है, उसने भी इंग्लैंड जैसा काम किया, 2-4 कंट्रीज पर कब्जा कर लिया। साथ ठहरा हुआ था अमेरिका, अमेरिका ने कहा अच्छा ये कब्जा भी होता है, तो उसने भी कब्जा करना शुरू किया। तो मैं कहूंगा कब्जा करने का कल्चर शुरू हो गया। ये पहला रिलेशन बताया है कल्चर एंड इंपेरियलिज्म का। एक डेफिनेशन है कल्चर ऑफ इंपेरियलिज्म, कब्जा करने का कल्चर पैदा हो गया। भाई हमारे साथ यहां पर एक इलाका है, हंजरवाल कहते हैं उसे, वहां के लोग सारे कब्जा ग्रुप हैं। लोग कहते हैं क्यों है कब्जा ग्रुप, क्योंकि उनके अंदर कल्चर पैदा हो गया है कब्जा करने का। तो इसे क्या कहेंगे, कल्चर ऑफ इंपेरियलिज्म। क्लियर? ये बात जरा मुश्किल से समझ आती है, अभी भी नहीं आई, ओके शुक्र है। दे वर नॉट, एडवर्ड साइड कह रहा है, दे वर नॉट लाइक अस एंड फॉर दैट रीजन डिजर्व टू बी रूल्ड। कि दुनिया के ताकतवर मुल्क कहते हैं, पहली बात क्योंकि ये हम जैसे नहीं हैं इसलिए डिजर्व करते हैं कि इनके ऊपर कब्जा किया जाए, इन पर हुकूमत की जाए। इंग्लैंड कहता है देखा है अच्छा इनका रंग गंदमी है, अच्छा ये बुत की पूजा करते हैं, अच्छा तो ये शादियां इस तरह से करते हैं, ये तो हम जैसे बिल्कुल नहीं है, तो इनके ऊपर कब्जा करना चाहिए। ये वह रीजन देते थे कि क्योंकि ये हम जैसे नहीं है तो इन पर कब्जा करना चाहिए। सैड डिफाइंस इंपेरियलिज्म एज, अब इंपेरियलिज्म को डिफाइन करता है सैड कि इंपेरियलिज्म क्या है। थिंकिंग अबाउट, सोचना कि फिलहाल मुल्क गरीब है और हम जैसा नहीं है। सेटिंग ऑन, उसके ऊपर जाकर पूरा एक निज़ाम सेटिंग बनाना। कंट्रोलिंग लैंड, जमीन पर कंट्रोल गेन कर लेना। दैट यू डू नॉट पोजेस, उस जमीन पर कंट्रोल हासिल करना जो तुम्हारी नहीं। दैट इज डिस्टेंट, और ये जमीन आपके मुल्क से दूर कहीं है। दैट इज लिव्ड ऑन, इसके ऊपर इंसान की आबादी है। एंड ओन्ड बाय अदर्स, लेकिन ये जमीन किसी और की है। इंपेरियलिज्म का मतलब है सोचना, जैसे इंग्लैंड बैठ के सोच रहा है इंडिया है, सेटिंग करना, यहां पर एक कंपनी आई थी तिजारत करने के लिए, सेटिंग करना। कंट्रोलिंग लैंड, जो आपकी पोजीशन में नहीं, आपकी मलकियत में नहीं, कंट्रोल गेन किया। और उसके बाद क्या किया उसने, ये जमीन इस पर दूर दराज है ताकि दोबारा रिस्पांस में हमला ना आ जाए ना, दूर भी हो, और फिर इस पर आबादी भी हो, सस्ती मजदूरी मिले, उन्हीं लोगों को सोल्जर बना के उन्हीं लोगों के खिलाफ लड़ाएंगे। मंगल पांडे मूवी देखी है? अल्लाह ना करे आप मूवीज देखें हैं, आप तो सारे हाजी हैं, काम की मूवी एक भी नहीं देखी होगी हैं, तो भी देखा करें मूवीज। तो फौजी भी इंडियन, कंट्रोल किसे करना है, इंडियंस को। हमला किसका रोकना है, इंडियंस का। लड़ना किसके साथ है, अपने ही भाई के साथ। तो ये दिलचस्प सेटिंग है ना, ये कंट्रोल इसे कहेंगे ना, तो ये मैनेजमेंट है। अब लैंड किसी और की और उसके ऊपर आपने कब्जा जमाया, तो इसे कहते हैं इंपेरियलिज्म। सेम केस अमेरिका ने अफगानिस्तान में किया है, वहां पर भी भर्ती की, फौजी बनाए और वो ही लड़ते थे, उन्हीं के खिलाफ लड़ते। बस ठीक है। अमेरिका इन्वेस्ट कर रहा है, यूनिफॉर्म अमेरिकन पहनते हैं, शक्ल सूरत अमेरिकन जैसी है पहले से उनकी, कि गोरे हो जाते हैं, वो गोरे हैं, तो वो अपने ही भाइयों को मार रहे हैं विदाउट, पता नहीं है कि क्यों मार रहे हैं, इसलिए कि ये बुरे हैं। हालांकि वही लोग अगर इधर होते तो वो इनको बुरा कह रहे होते। व्हाट्सएवर जी। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज वगैरह, कहते हैं
बनाएंगे सड़क या रोड वगैरह, तो ये भी एक पॉलिसी होती है ना इनकी? हाँ, मे बी, जैसे कि यूएस एड चल रही है यहाँ पर, एजुकेशन में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अपनी मर्जी का निसाब भी बनाएंगे ना। उनको पता है 20 साल बाद क्या करना है, उनकी पॉलिसी है। तो 20 साल में एक नस्ल, 2 नस्लें जवान होती हैं, उन 2 नस्लों को कौन सी एजुकेशन देनी चाहिए? उस पर जो पैसा लग रहा है वो अमेरिका सिर्फ इन्वेस्ट नहीं कर रहा, अमेरिका के अंदर बैठे हुए इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पर कहते हैं इंश्योरेंस करवा लें, 20 साल बाद आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, तो वो भी ऐसे करते हैं कि पॉलिसी लॉन्च कर रहे हैं, इतना पैसा इन्वेस्ट होगा, फिलहाल साल जाकर ये सिस्टम बनेगा और वो अटैक फिलहाल पर होगा और वहाँ से इतना कुछ आएगा और वो हमारे पास होगा, या इतना हमारा असला बिक जाएगा। अमेरिका असला भी तो बेचता है ना, 2 मुल्कों की लड़ाई करा दे, असला हमारा बिकेगा। ओके, ये भी होता है। सर ये पाक और अफगान की भी तो अमेरिका ने लड़ाई की हुई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई अमेरिका ने करवाई, डेफिनेटली अंडरस्टूड है। हमें ये टॉपिक बड़ी अच्छी तरह से समझ आ रहा है, लेकिन इसकी डिटेल में मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक एक दूर दराज कनाडा के विलेज में बैठे हुए बंदे को समझ नहीं आना, क्योंकि उसने ये हालात नहीं देखे। ठीक है बेटा, इसलिए टॉपिक हमारे घर का टॉपिक है और एडवर्ड साइड तो हमारा भाई है। ठीक है सर, पहले रशिया था सुपर पावर जी, तो अमेरिका ने अफगानिस्तान को यूज किया था उसके खिलाफ, रशिया के खिलाफ जी। तो अब कहते हैं कि रशिया यूज कर रहा है अफगान को अमेरिका के खिलाफ। अब ये तो अफगान कौम का कल्चर या उसकी एजुकेशन, इतनी ताकत उनके अंदर होती तो ये पहले सोचते कि आज हम इसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर हमने इस्तेमाल हो भी रहे हैं तो हमें अपना डिफेंस कहाँ रखना है, हमें कहाँ तक इस्तेमाल होना है जहाँ तक हमें भी बेनिफिट हो। पाकिस्तान की पॉलिसी ऐसी है, पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी हो जाता है, चाइना के साथ भी हो जाता है, वो अपनी पॉलिसी ज़रूर रखता है दरमियान में, इसलिए तो अमेरिका हमसे चिढ़ भी खाते हैं, वो के दरमियान में ये कोई नया काम ही खड़ा कर देते हैं। हाँ ठीक है, आप ये मिसाल ले लें कि लाल मस्जिद के अंदर लोग बैठे हुए हैं और मुशर्रफ साहब ने कहा कि इस पर हमला करो, इनको बाहर निकालो या इनको मार दो। जियो टीवी पर ये तमाशा कम से कम 3 दिन चलता रहा, आपको याद है? 3 दिन। क्यों 3 दिन चलता रहा? एक तो सारा वो था, अगर इतनी सी जगह 10 कनाल की जगह पर आर्मी जो है 3 दिन में हमला करती है तो कोई रीजन होनी चाहिए ना कि ये क्यों। भाई इससे फायदा ये हुआ सारी आंखें लग गई टीवी पर, बहुत सारा पैसा कमर्शियल को गया, जियो को गया है, और फिर हमने बताया अमेरिका को कि इतने खौफनाक दहशतगर्द यहाँ बैठे हुए हैं कि 3 दिन हमें लग गए हैं। तो हर चीज के अंदर पॉलिसी है। ओके, ये पॉलिटिक्स है। आगे चलें। साइड डिफाइंस इंपीरियलिज्म, ये हो गया। 6 नंबर पॉइंट, कल्चर ऑफ इंपीरियलिज्म। अब हम असल बात पर आए हैं। पहले हमने ये बताया इंपीरियलिज्म क्या है, इंपीरियलिज्म की 2 डेफिनेशन लिखी है हमने ऊपर नीचे। अब हम बताएं कल्चर ऑफ इंपीरियलिज्म, इंटरवेंशन, दखल अंदाजी कर लेना, एकदम से धावा बोल देना, हमला कर लेना, एकदम से अंदर घुस के हमला कर देना, इंटरवेंशन, दखल अंदाजी कहते हैं। कि ये अब कल्चर बन गया, रीत बन गई कि तमाम स्ट्रॉन्ग कंट्रीज क्या करने लगे, इंटरवेंशन करने लगे, दूसरे कंट्रीज में दखल अंदाजी, डोमिनेशन, दूसरे कंट्रीज पर जाकर कब्जा, गलबा, इंटरफेरेंस, मुदाखलत करने लग गए एमंग स्ट्रॉन्ग कंट्रीज। ये कल्चर ऑफ इंपीरियलिज्म गरीब मुल्कों में था या स्ट्रॉन्ग कंट्रीज में था? स्ट्रॉन्ग कंट्रीज में हुआ होगा ना। ये कल्चर आया होगा कि आओ जी कब्जा ही करते चले। ओके, अब हमने ये बताया है कि दुनिया के अंदर स्ट्रॉन्ग कंट्रीज में एक रीत पैदा हो गई, किस चीज की? ओके, ये पॉइंट क्लियर है। ओके, अब हम बात करते हैं एक और इशू पर, कल्चर वर्सेस इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म के मुकाबले में कल्चर क्या होता है, या कल्चर के मुकाबले में इंपीरियलिज्म क्या होता है? ये आमने सामने 2 ताकतें क्या हैं, क्यों हैं, इनकी अहमियत क्या है? ओके, जब कोई इंपीरियलिस्ट
एम्पेरियलिज्म कैंप करता है तो सबसे पहले क्या करता है, उसका कल्चर तबाह करता है। कल्चर तबाह हो जाता है तो आप फाउंडेशन लेस हो जाते हैं। इसी नुक्ते को जहन में रखना है। प्रोग्रेसिव मीनिंग ऑफ कल्चर इज सोसाइटीज बेस्ट एक्नॉलेज थॉट। जो नवाज ने कही थी बात वो ये थी कि प्रोग्रेसिव मीनिंग ये हैं कल्चर के। कल्चर के प्रोग्रेसिव, आप कल्चर की डेफिनेशन पहले कर रहे हैं। कल्चर की डेफिनेशन ये है पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव डेफिनेशन ये है, अच्छी डेफिनेशन ये है कि बेस्ट एक्नॉलेज थॉट होती है, बेहतरीन तस्लीम शुदा ख्याल होता है। सर पर पगड़ी पहन के रखनी चाहिए। अब ये नस्ल दर नस्ल पहनते आ रहे हैं। ये बेस्ट एक्नॉलेज थॉट उस वक्त होगी जब हर नस्ल ये फील करेगी सर पर पगड़ी पहनना गर्मी से बचाएगा, सर पर पगड़ी पहनना सर्दी से बचाएगा, सर पर पगड़ी है कहीं रात पड़ गई तो ऊपर लेके सो जाएंगे, सर पर पगड़ी है पगड़ी को खोल कर ऊपर पहनेंगे मच्छर से बचेंगे, पगड़ी है नीचे बिछाएंगे ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे, नीचे बिछाकर ऊपर सो जाएंगे। पगड़ी के बड़े फायदे हैं। किसी बाजू में किस जगह पर सांप काट लेगा तो इसको बांध लेंगे। तो ये बेस्ट एक्नॉलेज थॉट होगी ना पब्लिक की, भाई ये कल्चर का हिस्सा बन गया। तो कल्चर क्या होता है? बेस्ट एक्नॉलेज थॉट, जो हम साला साल से उसे रिवाइव करते आ रहे होते हैं। एक कल्चर है उनकी बेस्ट एक्नॉलेज थॉट ये है, मैं अफ्रीका का बता रहा हूं कल्चर, कि एक आदमी 13 से 25 तक बीवियां रखता है। और हमारे यहां एक कल्चर ये है कि एक आदमी एक पेयर बनाता है। ओके, तो यहां के मुताबिक वो कल्चर है, वो वहां के मुताबिक कल्चर है। ओके, जितना हमें उस 25 बीवी वाले मर्द को देखकर गुस्सा या अजीबोगरीब फीलिंग्स आती हैं, उनको ही हमें देखकर इतनी फीलिंग्स आती हैं। जिस शख्स की 25 बीवियां हैं उसके घर में मेहमान आता है तो मेहमान के तवाज़ु का अंदाजा इस चीज से होता है कि उसने अपनी कौन सी बीवी उसको रात गुजारने के लिए दी है। उस कल्चर का बंदा हमारे कल्चर में आकर वो तो मरने वाला हो जाएगा, हम तो अपनी बीवी देखने नहीं देंगे उसे। वो कहेगा ये कोई बंदे, कोई इतनी तमीज नहीं है कि रात में कला सोता रहा। ठीक है, समझ रहे कि नहीं? वो इधर कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, चूल्हे पोए ऐसा। ओके जी, हम कल्चर की डेफिनेशन कर रहे हैं। कल्चर की पहली डेफिनेशन है एक्नॉलेज थॉट। अच्छा, एग्रेसिव मीनिंग ऑफ कल्चर। कल्चर के साइड कहता है कि एग्रेसिव मीनिंग भी है। ये साइड नहीं बताया है कौन सी मीनिंग, प्रोग्रेसिव मीनिंग। अब साइड बता रहा है एग्रेसिव। गुस्से वाले मीनिंग क्या है, नेगेटिव मीनिंग क्या है ऑफ कल्चर इज आइडेंटिटी। ये कल्चर इंसान की आइडेंटिटी है। राजस्थान का बंदा नजर आएगा तो पता चल जाएगा ये राजस्थानी है। बलूचिस्तान के बंदे को आप फौरन पहचान लेंगे ये बलूचिस्तानी है। ठीक है, पंजाब के बंदे को दूर से पहचान लेंगे कि ये पंजाबी है। ओके, सिंध के बंदे को पहचान, ये आइडेंटिटी है। लेकिन आइडेंटिटी होना कोई पॉजिटिव बात नहीं है, ये नेगेटिव बात है। क्यों? इसीलिए तो बलूचिस्तान में वो कहते हैं जी पंजाबी आया तो हम लड़ पड़ेंगे और मारते हैं। अब आजकल हालात खराब है। हिंदू आ जाए यहाँ पर, सर सारा गंजा, ऊपर एक चोटी रखी हुई हो, उसने चोगा पहना हुआ हो, यहाँ आएगा तो सारे हम गुस्से से देखेंगे। क्यों? उसकी आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी लोगों के में तफरका पैदा करती है, नेगेटिव है। अमेरिकन को देखकर पहचान जाएंगे, सिर पर हैट है, जैकेट पहनी हुई है, नीचे पैंट पहनी, हम कहेंगे अमेरिकन है, गुस्सा आएगा, हम जैसा जो नहीं होगा। तो आइडेंटिटी नेगेटिव है। कल्चर हमें आइडेंटिटी देता है और ये नेगेटिव चीज है। कम्बैट टू फॉरेन कल्चर्स। मिस्टर नवाज, आप बेहतरीन एग्जांपल हैं। आप वहां से आए हैं, उस तरह के लोग पता नहीं वो वहां पर पगड़ी पहनते हैं, लोग किस तरह रहते हैं। अगर वहीं जैकेट और पगड़ी पहनकर आप यहाँ पर आए, वो धारी वाली लाइनों वाली पगड़ी पहनते हैं आपके इलाके के लोग, वजीरिस्तान के। अमेरिका से एक कजन था, तो वो अमेरिका से आया, सर काबुल एयरपोर्ट पर उतरा तो उधर ऐसे ही आ गया था पैंट को, तो मंडी में लोगों ने टमाटर मारे, मंडी में टमाटर मारे थे। और आप इस कल्चर में आए हैं, आपने वो आइडेंटिटी
छोड़ के बैठे हुए हैं तो आप ओके, हमें कोई फील नहीं हो रहा, इट्स ओके। अगर आप वो पहन के आएंगे तो आपको पुलिस वाला भी रोकेगा, आप और मैं भी शक करूंगा, अब दूसरे वो एक ही पा के आ गया है, हैं? ठीक है। यहाँ से एक लड़का पैंट शर्ट पहनकर वो पिंड में चला गया अपने, तो उसने आकर बताया कि लोगों ने मुझे इतनी ज़्यादा छेड़खानी की, मेरी पैंट ही फाड़ दी। सर अब तो ये जो है डिफरेंसेस खत्म हो गए हैं सर नेक्स्ट ईयर। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसे कहते हैं मल्टी कल्चर, अब होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ओके जी, लेकिन कल्चर का होना आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नुकसान में है। कम्बैट टू फॉरेन कल्चर्स, और कल्चर होगा कम्बैट, मुकाबला करेंगे किससे? फॉरेन कल्चर से। तो ये भी बुरी बात है कि हम मुकाबले पर उतर आते हैं कि ये जी पगड़ी पहन के आया, ये हैट पहन के आया है, क्यों जी? इट अपोजेस लिबरल फिलॉसफीज, और कल्चर अगर आपका है तो लिबरल फिलॉसफीज को उसमें नहीं आने देंगे। जैसा कि इंडिया के अंदर मोहम्मद अली नॉवलिस्ट है, उसने ट्वेलाइट लिखा था, ट्वेलाइट इन दिल्ली। ट्वेलाइट का मतलब है झटपटा, ना अंधेरा ना उजाला, मगरिब का टाइम, ट्वेलाइट। तो उसका मतलब यही था कि जब एक शाहजी का बेटा, सैयद का बेटा पैंट शर्ट और हैट पहनकर आता है तो उसको नागवार गुजरता है। और जब वो नई से नई बुक्स आ रही थी तो सारे कह रहे थे ये बुक्स नहीं होनी चाहिए, जबकि सर सैयद कह रहा था कि ये इंग्लिश किताबें भी पढ़ो। ओके, तो कल्चर अगर स्ट्रांग होगा तो लिबरल फिलॉसफीज को अंदर नहीं आने देगा। ये नेगेटिव एस्पेक्ट है कल्चर का। आप एज अ स्कॉलर सारे पॉजिटिव बात अपने हक में तो नहीं कर सकते ना। तो एडवर्ड साइड स्कॉलर है तो उसने हर बात को सामने लेकर आना है। भाई पॉजिटिव ये एस्पेक्ट है इसके, नेगेटिव ये मीनिंग है कल्चर के कल्चर होने की वजह से लिबरल फिलॉसफीज आपके कल्चर में आसानी से दाखिल नहीं होती। लिबरल फिलॉसफीज का क्या मतलब है? कि मल्टी कल्चर होना। मॉडर्न फिलॉसफी, जैसे कि हमारे कल्चर में कोई अगर कह दे कि औरतों की आज़ादी, औरतें भी हाफ स्लीव पहने, मर्दों वाले कपड़े पहने, ये औरत वाले कपड़े क्यों पहनते हैं? इससे औरतों को नुकसान होता है। औरतें अगर कानों में बुंदे डालते हैं तो इससे औरतों को नुकसान होता है, महकूमी की इलामत है, सिंबल है इसका। ये फिलॉसफी अगर कोई दे हमें कि नाक में जिसने डाला हुआ है, नाक तो ऊंट का या गधे का वो सिया जाता है, उसको परोया जाता है, तो ये तो औरत की तहकीर अंडरस्टूड हो जाती है। तो ये नहीं होनी चाहिए। ये मॉडर्न फिलॉसफी है, लिबरल फिलॉसफी है, इसको हमारा कल्चर नहीं आने देगा अगर कल्चर स्ट्रांग है तो। ओके, लाहौर का कल्चर याद रखिएगा, ये मल्टी कल्चर है और ये लिबरल सिटी है, ये भी ध्यान में रखिएगा कि अपने इर्द गिर्द देखते हुए। ओके, मल्टी कल्चरलिज्म, और मल्टी कल्चरलिज्म को भी अपोज करेगा कि भाई रंग बिरंगा कल्चर ना हो, एंड हैज ऑफन लीड टू रिलीजियस एंड नेशनलिस्ट फंडामेंटलिज्म, और अक्सर कल्चर हमें लेकर जाता है मजहबी तौर पर हम रिजिड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं कल्चर की वजह से, नेशनलिस्ट, और हम कौम प्रस्त हो जाते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान सबसे अच्छा है, हम ये हमारे अंदर जज्बा आ जाता है। तो नेशनलिस्ट बन गए ना, तो फिर कोई पाकिस्तानी आएगा तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे मोरो इसको, क्योंकि हिंदुस्तान इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये क्या, ये मसाइल हैं कल्चर के होने के भी मसले हैं। तो फंडामेंटलिज्म, और इससे फंडामेंटलिज्म बुनियाद परस्ती आती है, इंसान पुराने ख्यालात का मालिक हो जाता है, पीछे हो जाता है, रुक जाता है, स्टब बॉर्न हो जाता है। ओके, ये आपने दूसरा पहलू देख लिया। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी पॉइंट नंबर 9, इंपेरियलिज्म बाय डिस्ट्रॉइंग कल्चर, इंपेरियलिज्म बाय डिस्ट्रॉइंग कल्चर। अब इंपेरियलिज्म कायम की जाती है कैसे? कल्चर डिस्ट्रॉय करके। कल्चर का मतलब क्या है? वे ऑफ लिविंग। और किसी को तबाह किया जाता है कल्चर को, इसका मतलब वे ऑफ लिविंग को तबाह किया जाता है। जब किसी मुल्क के ऊपर इंपेरियलिज्म कायम करनी हो तो क्या करना होगा?
कल्चर को तबाह करेंगे, जैसे कि उसकी ड्रेसिंग तबाह करें। इंडिया में इंग्लैंड आया तो हैट आया, पैंट आई, अभी भी पहनते हैं। ईटिंग हैबिट, फास्ट फूड आया तो ईटिंग हैबिट तबाह हो गई, थिंकिंग तबाह हो गई, सोच तबाह कर देंगे। हम सोच रहे थे जिस तरह से जिंदगी गुजारने का तरीकाकार, जिस तरह से अपनी बीवियों, जिस तरह अपनी बहनों, जिस तरह बाकी चीज़ों के तकद्दुस के बारे में सोच रहे थे, वैसे नहीं सोचते। मीटिंग, हमारे मिलने जुलने, मेहमान नवाजी, हॉस्पिटैलिटी, ये चीज़ें चेंज हो गई, ये चीज़ें तबाह हो गई। एम्पेयरलिज्म कल्चर तबाह करता है और कल्चर तबाह होने का मकसद है कि ये चीज़ें तबाह होना। मेटिंग का मतलब है शादी से पहले सेक्स, रखेल रख के सेक्स, चकले में जाना, क्लब में जाना है, शादी करके रहना है, ये मुख्तलिफ सूरतें हैं। और जब इंग्लैंड यहाँ पर आता है तो वो कल्चर यहाँ पर आता है तो हमारा शादी वाला और रखेल वाला कल्चर तबाह होता है। हमारा कौन सा कल्चर जन्म लेता है? गर्लफ्रेंड वाला कल्चर जन्म लेता है या बॉयफ्रेंड वाला कल्चर जन्म लेता है। तो कल्चर में तब्दीली आ गई। तो हमारा जो यहाँ का मकामी कल्चर था, पता है क्या था? वो यही था कि एक आदमी एक शादी करता था और साथ एक रखेल रखता था। रखेल बस उसका, वो उसको घर लेकर देता था, वो घर में रहती थी, उसका पूरे नाज उठाता था, ऐसे जैसे महबूबा के उठाते हैं। बीवी उसकी खिदमतगार होती थी, उसे लायल होती थी, उसको सहारा देती थी। रखेल उसकी वो ब्यूटी होती थी। ये हमारा कल्चर था, ठीक है। ये हीरा मंडी ऐसे तो नहीं बन गई ना, टकसाली वगैरह। अब ये कल्चर भी खत्म हो गया है। अब तो मर्द सुबह गर्लफ्रेंड बनाता है और फिर अगली सुबह और, ठीक है, अगली सुबह और अगली सुबह और आया 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 रौनक ही ला देती है सर जी तुसी जी। मीटिंग, ग्रीटिंग, भाई हिंदुस्तानी कल्चर में कोई बर्थडे का भी कंसेप्ट था? बर्थडे का, हैप्पी बर्थडे टू यू, आजा गोरी बैठ पे जैरो पे, तो तेरा हैप्पी बर्थडे मनाए, ये कल्चर नहीं था इधर। ये इंग्लैंड से फिर आ गया ना हैप्पी बर्थडे वाला कल्चर। हमारे पास होली थी और दूसरी तीसरी चीज़ें थी, या ईद थी। सेलिब्रेटिंग, हमारे पास कल्चर क्या था? मज़ारों पर जाना है, वहाँ पर नाच नूच लेना है। जो हिंदू नहीं है, हिंदू है तो बस वैसे ही नाच रहा है ना। हम जरा रुके हुए, हम नाच नहीं सकते थे, तो मज़ारों पर जाके हम जरा वो अपने अंदर की खर्सी जो है पूरी कर लेते थे, ठीक है। तो वो सेलिब्रेटिंग को भी तबाह कर देते हैं। जैसे कि एक नई फूट डाल दी, वही उधर जाके तुम नाचते हो, ये तो बड़ी बिद्दत है, गलत है, इस्लामिक नहीं है। बंदा पूछे यार, कम से कम हिंदू तो नहीं है बंदा, अब उसके नाचने का दिल करता है, कोई ना कोई रास्ता तो दो ना उसे, ठीक है। अब ये सारी बातें, लेकिन वो फूट डाल देते हैं, कल्चर तबाह करते हैं। फ्यूनरल प्रोसीडिंग कि ये जो हमारा वो मर्ग और कफन दफन का सिस्टम है, उसके ऊपर भी उसको तबाह कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक कल्चर है, वहाँ पर बाप को पका कर खा जाते हैं, हम मट्टी में दफन कर देते हैं। सर एक बात है ना कि वहाँ पे जब मर जाता है, पिछले दिनों मैंने पढ़ा, तो उसके टुकड़े करके जो चीज़ों को डाल देते हैं, वो चीज़ें, वो पारसी है, वो पारसी रिलीजन है। तो ये आकर हमें बताते हैं कि जी तुम्हारा जो कफन दफन का तरीकाकार है वो गलत है, इससे कफन दफन नहीं करना चाहिए। जैसे कि अब सिस्टम पाकिस्तान में भी आ गया कि आजकल वो ताबूत में बंदे को बंद करके तो फिर कब्र में रख रहे हैं आजकल। तो ये कहाँ से आ गया? हम तो मिट्टी में रखते हैं, ऊपर से वो चीज़ें रख के और बंद कर स्लेब। अब ताबूत वाला कल्चर कहाँ से आ गया? हाँ, क्रिश्चियन कल्चर आ गया ना। वो जब अपना कल्चर आप पर मुसल्लत करेंगे तो आपका शेक हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। सर इंडिया में किसी डेथ पे जाते हैं तो वाइट कलर के ड्रेसेस पहन के जाते हैं। तो मैं टीवी पे एक ड्रामा देख रही, डेथ हो गई तो सारी लेडीज ने ना वाइट कलर के पहने हुए थे। यहाँ भी वाइट पहनने लगे हैं। अच्छा, आप भी वाइट पहनने लगी यहाँ पर? यहाँ पहनने लगे। ठीक है। टीवी में ये दिखाते हैं पाकिस्तानी ड्रामास में ना, सारे के सारे वो वाइट पहनते हैं। वाइट पहन के आते हैं। तो ये कल्चर जो पहले वाला होता है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, नया कल्चर ऊपर आ रहा होता है।
ठीक है, डोमिनेट हो रहा होता है। वर्शिपिंग, वही तू बुद्ध की पूजा करते हैं, बुद्ध तो देख, बुद्ध तो कुछ भी नहीं देता, और वो अगर आते हैं, हम अगर कर रहे हैं, वही तुम्हारे मुफ्त के अंदर किसी का बुद्ध ही नहीं है। एक तरफ क्रिश्चियन कह रहा है हिंदू को तो बुद्ध की पूजा करता है, दूसरे मुसलमानों कह रहा है कि तेरे मुफ्त के अंदर कोई बुद्ध ही नहीं है, कम से कम ईसाई लगा लो यार, तुम पूछते किसको, मस्त खलाए मेरे सजदे, करता हूं आफाक परस्ती, आसमान को पूछे जा रहे हो तुम लोग। तो वो हमें ये कहते हैं, उन्हें ये कहते हैं, तो इससे वर्शिपिंग के मामलात वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, ये कल्चर को स्पाउल करते हैं, तबाह करते हैं। अर्निंग, हमारा जो वे ऑफ अर्निंग होता है उसको, जैसे कि ज़मीन पर हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, ज़राई मुल्क है, हमें अगर कहेंगे वो दुनिया तो इंडस्ट्री बनाकर बैठी है, काम भी नहीं करना पड़ता, मशीनें काम करती हैं, तुम अभी तक YBG कर रहे हो, यहाँ पर इंडस्ट्री लगा लो, तो वो इंडस्ट्री जब लगेगी तो पुराना कल्चर जो उससे जुड़ा हुआ था, दूध वाला, मक्खन वाला, घी वाला, सेवा वाला, मेहमान नवाजी वाला, वो सारा टूट फूट का शिकार हो जाएगा। इस तरह ग्रोइंग जो प्रोग्रेस है, नशोनुमा है सोसाइटी की, तरक्की है सोसाइटी की, वो भी इन्होंने वैनिश कर देनी, तबाह कर देनी। इसी तरह खेल कूद भी है, प्लेइंग अगर कहें, खेल कूद है, तो एम्पेरियलिज्म कैम की जाती है कल्चर को दबा करके, इन सारी चीज़ों को दबा करके। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें तबाह हो जाएंगी तो फिर एम्पेरियलिज्म बाय डिस्ट्रॉइंग कल्चर, तो ये सारी चीज़ें तबाह हो जाएंगी। सर जब कल्चर तबाह हो जाएगा तो माशरा टूट फूट का यानी कि शिकार हो जाएगा। कुछ लोग कुछ कहेंगे कि ये चीज़ सही है, तो इस तरह जब यानी कि वो उनका इतिहास खत्म हो जाएगा, फिर किसी चीज़ के ऊपर गलबा पाना ना आसान हो जाता है, इसलिए वो आपस में भी लड़ेंगे ना लोग, जैसे हम हिंदू और मुसलमान लड़ पड़े, सिख लड़ पड़े आपस में, मुसलमान और सिख लड़ पड़े, हिंदू के अंदर हिंदू हिंदू से लड़ पड़ा, मुसलमानों के अंदर मुसलमान मुसलमान से लड़ पड़ा, क्रिश्चियन के अंदर भी कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, प्यूरिटन आपस में लड़ते हैं जी। अब इंडिया में भी ये क्लैश है ना कि वो जो सिख और इंडिया के जो है उन लोगों यानी कि दोनों में क्लैश आ गए, हिंदुओं में और सिखों में, वो भी एक दूसरे के यानी कि मुखालिफ आ गए। डेफिनेटली, ठीक है, ये कल्चर जब तबाह करते हैं तो फिर ये सारे मामलात। पॉइंट 10, imperialism goes beyond political and economic domination। जब कोई मुल्क किसी मुल्क पर कब्जा करता है, सिर्फ सियासी तौर पर वो गलबा नहीं पाता उस मुल्क पर, सिर्फ और सिर्फ वो इकोनॉमिक माशी फ़ायदा हासिल नहीं करता। ये दोनों फ़ायदे तो हासिल होते हैं, लेकिन इम्पेरियलिस्ट इससे भी आगे बढ़ जाता है एंड मेक्स द डोमिनेटेड नेशन होपलेस। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उसको होपलेस कर दिया जाता है। देखो मेरी बात सुनो, एक आदमी था, वो चोर था, एक नौजवान लड़का था, उसे चोरी सीखने का बड़ा शौक था। उस नौजवान ने कहा कि तुम बड़े नामवर चोर हो, तो तुम मुझे अपना शागिर्द बना लो। उसने कहा चलो ठीक है, परसों वाले दिन मैं जाऊंगा, तुम मेरे साथ चलना। परसों गया तो वो एक पहाड़ी के ऊपर ठहर गया। उसने कहा वो सामने वादी में एक ही लाइट जल रही है, ये दिया जल रहा है जिस घर में, इस घर में जाकर तुम चोरी करके आ जाओ। शागिर्द को कहा, उसने कहा जनाब मैंने चोरी नहीं की ज़िंदगी में, मुझे पता नहीं है कैसे जाना है, मैं कैसे कर सकता हूँ चोरी। उसने कहा बस तुम कहो जाओ और तुम चोरी करके आ जाओ। उसने कहा मैं नहीं जाता, मैं कैसे जाऊँ, मैंने कभी चोरी नहीं की। उसने कहा भाई मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ उस्ताद हूँ तुम्हारा कि चोरी करके आ जाओ, मैंने इस घर में 7 मरतबा चोरी की, आज तक नहीं पकड़ा गया। उसने कहा तुमने 7 मरतबा इस घर में चोरी की और उसका दिया अभी भी जल रहा है, तो मैं ये प्रोफेशन अडॉप्ट ही नहीं करता कि तुम चोरी करके आते हो लेकिन उसका दिया फिर भी जल रहा है, तो ये प्रोफेशन ही ठीक नहीं है। ओके, यानी कि कहने के मतलब जापान पर जब उन्होंने गलबा हासिल किया तो उन्होंने कहा हमारे कल्चर को छोड़ दो, हमारी लैंग्वेज को छोड़ दो, यानी कि होप मौजूद थी वहां पर, होप बच गई तो
बाद में वो मुल्क दोबारा तरक्की कर गया। अब जिस मुल्क पर इम्पेरियलिस्ट जाते हैं वो उसका पैसा लूट के ले आए, कोई गम नहीं। भाई वो कौन था, सुल्तान महमूद गजनवी था कि गौरी था? गौरी था मेरे ख्याल में, जो सोमनाथ के मंदिर पर जाकर 7 मरतबा जिसने हमला किया था कि 11 मरतबा हमला किया था, पता है आपको? गौरी साहब थे कोई, वो हिंदुस्तान में आते और सोमनाथ का मंदिर था, वहां पर उन्होंने 7 हमले किए। वो आते हमला करते, भाई 7 हमले करने की क्या जरूरत थी? पहली बात तो ये है, वो 7 मतलब हमला इसलिए करता था क्योंकि वहां पर माल रखा था, सोना जवाहरात हीरे मोती, वो वहां से चुराता चला जाता और लोग फिर उस मंदिर में चीजें इकट्ठी कर लेते और फिर आता हमला करता और ले जाता। हम अपनी हिस्ट्री में लिखते हैं कि वो बड़ा बहादुर मुसलमान कमांडर था, लेकिन हकीकत बात यह है कि वो चोर कमांडर था, वो माल लूट के ले जाता था गरीबों का। लेकिन बात ये वाज़ेह हुई जो मैं करना चाहता हूं, चोर कमांडर बात ये मैं कहना चाहता हूं कि अगर उसने उन लोगों को डिजेक्ट नहीं किया, मायूस नहीं किया, सिर्फ लूटा है, तो लोगों ने फिर अपनी तरक्की कर लेनी है, फिर मंदिर को सजा लेना है, चीजें रख लेनी है। तो सिर्फ लूटना अगर हो फिर भी ठीक है, सिर्फ गलबा पाना हो सियासी फिर भी ठीक है, लेकिन जब आप कौम को, उसके कल्चर को तबाह करते हैं तो कौम हो जाती है होपलेस, हेल्पलेस, हेडलेस। सोच विचार भी नहीं रहती उसके अंदर, वो सोच नहीं सकती। भाई जब आपके घर पर हमला हो जाए, दुश्मन आके गोलियां बरसा दे 3 4 5, आप बदहवास हो जाते हैं कि नहीं? हो जाएंगे ना बदहवास हम सारे। तो हेडलेस हो गए, कल्चर तबाह हो गया, दिमाग काम नहीं करेगा, ना ही दिमाग काम करेगा ना आपकी प्रेस्टीज रहेगी। प्रेस्टीज का मतलब है मर्तबा, रिस्पेक्ट। आप सर ऊंचा उठाकर नहीं चल सकेंगे, आप तो चोरों की तरह लगे फिरेंगे, ऐसे ना जी। तो ये इंपेरियलिज्म आपको होपलेस कर देती है, हेल्पलेस कर देती है, हेडलेस कर देती है, रिलीजनलेस कर देती है, मजहब आपका आपसे छीन लेती है। और ये अंग्रेज जब भी अफ्रीका में जाते सबसे पहला काम यही करते थे, ये उनके रिलीजन को तबाह करते थे और कहते कि तुम जिस तरह से इबादत कर रहे हो क्राइस्ट ने तो बताई नहीं है ऐसे। जैसे कि हम यहाँ बैठे इबादत कर रहे हैं, हमारे पर कोई कौम यहाँ पर अगर हमला कर ले और वो कहे किलकिली उतारने, तो कहा ही नहीं है कि तुम इबादत करो इस तरह से, सजदा करो। हम कहेंगे वो किलकिली उतार, वो थप्पड़ मारे ऊपर से, हम वो किलकिली हो गए, थप्पड़, अदब से नाम लो, इज्जत माप, किबला काबा, मोहतरम आला, किलकिली उतार साहब। हम कहेंगे यार ठीक है बाबा, अब क्या करें, फंस गए, ठीक है ना। वो किलकिली उतारने कहा ही नहीं है कि इस तरह की किताबें पढ़ो, वो अपने मुताबिक देंगे। और जब हम वो पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन डिस्ट्रॉय। ये आपको आजकल यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया में क्रिश्चियन मिलते हैं जिनसे आप अपनी नालियाँ साफ करवाते हैं ना। ये क्रिश्चियन कौन है? ये अंग्रेज हैं। क्रिश्चियन तो अंग्रेज था, ये कहाँ से आ गए? ये वो हैं, जब इंग्लैंड यहाँ पर आया था उसने कोशिश की थी कि यहाँ पर लोगों को क्रिश्चियन किया जाए ताकि वो क्रिश्चियन भिड़ जाएंगे इन हिंदुस्तानियों के साथ। उसे यहाँ के लोगों को क्रिश्चियन किया, अनफॉर्चुनेटली मुसलमान भी क्रिश्चियन नहीं हुआ, हिंदू भी नहीं हुआ, मजबूत थे इनके थोड़े कल्चर और इबादत के तरीक़ेकार। तो फिर क्रिश्चियन कौन हुआ? वो जो शूदर था, पुअर था, गरीब था। देखते हैं इनके रंग कैसे हैं, ये वही गरीब लोग हैं बेचारे, इनको पकड़कर उन्होंने क्रिश्चियन कर दिया। वो तो चले गए, ये बेचारे बेबस हो गए। उस वक्त इनकी बड़ी बेजा थी, जब वो चले गए तो फिर हमने इनको पकड़ के मारा, चलो नालियाँ साफ करो, तुसी क्यों क्रिश्चियन हो ऐसी। अब इनको ये समझ नहीं आती कि दोबारा मुसलमान होकर जान छुड़ाएं, ये उसी पर पक्के हैं, ठीक है। और कभी कभी सोचते हैं अमेरिका आ ही जाएगा एक दिन तो वर्चुलेस। और सबसे अहम बात वो हमें कहते हैं कि तुम गुनाहगार हो। यहां पर कोई आकर कहेगा, अगर डाटे हो गया इंग्लैंड यहां पर आ जाए तो फिर यही कहेगा ना कि कौरा केड़ा दीन, अगला नबी तो आया ही कोई नहीं, तुसी पहले बना के बैठे हो, केड़े अरबी।
उन्होंने कहना कि ये ईसा आया था, बस उसके बाद कोई नहीं आया, तो इसको अडॉप्ट करो। तो उससे उनके पास बंदूकें भी होती हैं, ठीक है, और मारते भी हैं वो, ठीक है, और कहते हैं साथ इज्जत के साथ पुकारो। तो हमें क्या कहते हैं? वो कहते हैं यू आर वर्चुअलेस, तुम नेक नहीं हो, तुम गुनाहगार हो, तुम ईसा के गुनाहगार लोग हो, तुम्हें ईसा की तरफ लौटना होगा। फिर वो ये बातें करेंगे हमसे। तो ऐसा उन्होंने इंडिया में आके किया, लेकिन इंग्लैंड इतना कामयाब नहीं हुआ था। उसकी कुछ और वजूहात भी हैं। वर्ल्ड वार शुरू हो गए थे, कमांडलेस कल्चर तबाह हो गया, तो हम कमांड भी नहीं कर सकते। फिर किसको कमांड करेंगे? सारे तो आपस में लड़ रहे होंगे। फाउंडेशनलेस कल्चर तबाह हो गया, तो आपकी बुनियाद खत्म हो गई। आप किसी देहात में किसी से मिलने के लिए जाएं तो क्या तवक्को रख के जाते हैं कि सुबह उठेंगे, मुर्गियां फिर रही होंगी, कुक्कुड़ अजान दे रहे होंगे, लस्सी का एक प्याला आ जाएगा, मक्खन उसमें होगा, देसी घी की खुशबू होगी, फसलें लहलहा रही होंगी। यही फील करेंगे ना, यही चीज़ कहेंगे ना। तो ये आप ये सोच कर जाएंगे और वहाँ जाकर यही फैसिलिटीज़ एंजॉय करना चाहेंगे। अगर ये आपको मिलेंगी तो जब वापस आएंगे क्या कहेंगे? आप यहाँ आकर के बड़े अच्छे लोग थे। उनका फ़ोन आ जाएगा ना कि जनाबे वाला साढ़ा एक बंदा चौबुरजी खड़ा है जहाज़ के नाल, तो उन्होंने जरा लैके आ जाओ, 2 दिन उन्होंने कार रखना है उत्थे, वो टीका लवाना है, दवा लेना है। हम क्या करेंगे? ले आएंगे उसे, उसकी इज्जत करेंगे। क्यों? हमने उधर माल खाया होगा ना, जो उधर खा के आए थे जो, ठीक है। अगर आप पिंड जाएं और वहाँ पर एक गली हो या 2 गलियाँ हो, गलियों के अंदर एक मकान हो, मकान भी शहर जैसा हो और छोटा हो, तंग हो, और वहाँ जाके बंद कर दें आपको और एक चारपाई दे दें और वहाँ पर रोटी खिलाएं और आर्टिफिशियल मक्खन दे दें खाने के लिए, आप क्या कहेंगे? हद तेरे के यार फजूली सी, आइंदा जाना ही नहीं उठे, आइंदा सन दसन से कोई कम ऐसे दसांगे, अगो असी भी करांगे जोड़ के, ऐसे कहेंगे ना। तो कल्चर की ये अहमियत है। कल्चर नहीं तो फिर कोई इज्जत नहीं, फिर फाउंडेशन लेस है आप। कल्चर नहीं है तो फिर फाउंडेशन लेस है, फिर किसी कौम ने इज्जत नहीं करनी, आपके अपने लोगों ने आपकी इज्जत नहीं करनी। तो सबसे अहम बात, हम कल्चरलेस अगलिएस्ट क्रीचर हो जाते हैं, दुनिया की बदसूरत तरीन शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और हम कल्चरलेस क्रीचर हो जाते हैं। ये सारी बातों का मैंने हाइफन देकर कंक्लूजन निकाला है। ये सारा हमारा टॉपिक क्या था? एम्पेरियलिज्म सिर्फ माशी तौर पर नुकसान नहीं देती, सिर्फ पॉलिटिकल गलबा हासिल नहीं करती, बल्कि इससे बढ़ जाती है। ये हमें बेबस कर देती है, ये हमें होपलेस कर देती है, हेडलेस करती है, रिलीजनलेस, ये हमें वर्चुलेस करती है, कमांडलेस करती है, फाउंडेशनलेस करती है, अर्ज के कल्चरलेस हमें अगलेस्ट क्रीचर बना देती है, बदसूरत तरीन।